हेलो एवरीवन, दिस इज आकाश रांगडाले और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म जिसे आप कहते हो मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम, जहां पर आपको मिलती है क्वालिटी कंटेंट एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब ये कि यहां पर आपको कोई भी फी नहीं पे करनी होती है और ना ही कोई रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। और इन्हीं बातों के साथ स्टार्ट करेंगे आज की क्लास, जो कि होने वाली है बड़ी ही इंटरेस्टिंग और बड़ी ही इंपॉर्टेंट। क्यों ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि सर यहां पर ना बात पता है क्या है कि एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपके जेडब्ल्यू वालों का, सीयूईटी वालों का, नीट वालों का और आपके स्कूल वालों का बड़ा फेवरेट है। और यहां से पूछ लिए जाते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस, थ्योरी के भी फॉर्म में और न्यूमेरिकल्स के भी फॉर्म में। बात समझ में आ गई? बोलो यस सर, यस सर, यस सर, यस सर भैया। तो पिछली जो कक्षा थी उसमें हमने क्या कहा था? पिछली कक्षा में हमने कहा था कि भैया जो एंथैल्पी होती है ना, बात समझ में आ रही है, इसका आप मापन कैसे करोगे, एंथैल्पी के कौन से तरीके होंगे, ये आज हम पढ़ेंगे। पर पिछली कक्षाओं में हमने ये देखा था कि भाई एंथैल्पी क्या होती है। तो जल्दी से एक बार पुराना वाला हम रिवाइज कर लेते हैं, जैसा कि हम हमेशा करते हैं, और उसके बाद इस कहानी को फिर हम लोग आगे लेकर बढ़ते हैं। तो बड़े ध्यान से देखिएगा भैया, क्योंकि जितनी चीजें आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं, इसमें से ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको आपने पहले से नहीं देखा है। बात समझ में आ रही है? बोलो यस सर, बहुत मजे वाली बात है। चलिए भैया इस कहानी की शुरुआत करेंगे और देखेंगे कि जो कहानी है ना अभी कहां तक पहुंची है। तो चलो ठीक है, रगड़ते हैं स्टेप्स को, बहुत ध्यान से देखिएगा। तो मैंने लिखा यहां पर कहानी, किस्सा, अब तक। मैंने यहां पर लिखा कहानी या किस्सा कब तक? तो भैया अब तक। अब तक ऐसी कौन सी चीज है जिसको हम अपनी खोपड़ी के अंदर बहुत शानदार तरीके से फिट कर चुके हैं? बहुत ध्यान से देखिएगा। तो एक तो ना अपन लोगों ने निकाय विकाय की बात की थी। बोलो यस सर, निकाय के बारे में हम लोगों ने बात की थी। तो आपको यदि याद हो तो हमने निकाय के बारे में बात की थी। हमने कहा था कि भैया 3 प्रकार के निकाय होते हैं। एक तो आपका खुला, दूसरा आपका बंद, और तीसरा जो है वो होता है विलगित, यानी कि आइसोलेटेड सिस्टम। इन सब चीजों को अपन पढ़ चुके हैं। दूसरा सबसे एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक अपन लोगों ने पढ़ा था, दैट प्रथम नियम। किसका प्रथम नियम? तो भैया ऊष्मागतिकी का, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बात समझ में आ रही है? बोलो यस सर। तो प्रथम नियम में हमने ये देखा था कि जो हमारा डेल यू होगा ना, वो हो जाएगा कितना? अरे क्यू प्लस डब्ल्यू। खेल कैसा? खत्म, राइट। इसके बाद यदि आपको पता हो तो हम लोगों ने प्रथम नियम के अंदर ही अलग अलग प्रकार के प्रक्रम देखे थे। बात समझ में आ रही है? मतलब हमने ये कहा था कि चलो ये प्रथम तो नियम तो हो गया, पर यदि समतापी है, समतापी प्रक्रम है, तो उस सिचुएशन में डेल यू जो रहेगा वो कैसा हो जाएगा भाई? शून्य हो जाएगा। और डेल यू क्या है? तो जो भी आंतरिक ऊर्जा है उसमें हम क्या देख रहे हैं भाई? परिवर्तन देख रहे हैं। सॉरी। तो डेल यू क्या है? तो जो भी आपकी आंतरिक ऊर्जा है, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं हम लोग? इंटरनल एनर्जी, उसमें हम क्या देख रहे हैं? तो भाई परिवर्तन देख रहे हैं। तो वो समतापी प्रक्रम में डेल यू आपका शून्य हो जाएगा। फिर यदि आपको पता होगा तो हम लोगों ने देखा था डब्लू, इर्रिवर्सिबल। इर्रिवर्सिबल बोले तो अनुत्क्रमणीय, अनुत्क्रमणीय बोले तो जो एक बार हो गया सो हो गया, अब आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते। बात समझ में आ रही है? आप उसको वापस नहीं कर सकते। तो अब इसके लिए आपको यदि याद हो तो हम लोगों ने देखा था माइनस PEX, और यहां पर था आपका डेल्टा V। डेल्टा का मतलब परिवर्तन होता है, आगे यदि V लिखा है तो आयतन में परिवर्तन होगा, आगे यदि U लिखा है तो यहां पर आंतरिक ऊर्जा जो होगी उसमें क्या हो जाएगा बबुआ? परिवर्तन। और यदि आपको याद हो तो हमने देखा था रिवर्सिबल के लिए भी, उत्क्रमणीय जिसे आप कहते हो। उत्क्रमणीय का मतलब कि ऐसा प्रक्रम जो कि रिवर्स हो सकता है, मतलब कि पहले जो आयतन होगा वो बाद में हो सकता है, बाद में आयतन जो होगा वो पहले हो सकता है, रिवर्स हो सकता है बेसिकली। और इसके लिए हमने देखा था -2.303 nRT, और यहां पर हमने लिखा था लॉग, ऊपर की तरफ था VF और नीचे की तरफ था आपका VI। क्या ये सारी चीजें हम देख चुके थे? आपने कहा बिल्कुल सर देख चुके थे। कुछ और चीजें हैं जिसके बारे में हम लोगों ने बात की थी। हमने कहा था कि भाई यदि मुक्त प्रसरण होता है, बहुत ध्यान से देखना, मुक्त प्रसरण होता है, ये सारे लेक्चर्स, बात समझ में आ रही है? सारे लेक्चर्स, सारे के सारे जो एपिसोड्स हैं वो ऑलरेडी कंप्लीटेड है, अपलोडेड है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, आप देख सकते हो और देख ही लेना। नहीं तो आज की जो क्लास होगी उसमें थोड़ी सी दिक्कत जा सकती है, थोड़ी सी मतलब 1%। ठीक है। मुक्त प्रसरण के समय पर हमने देखा था कि भैया एक्सटर्नल दाब जो होता है वो आपका शून्य हो जाता है। बात समझ में आई? यस सर। इसके बाद यदि आपको पता हो तो हमने बात की थी किसके बारे में भाई? समदाबी, समदाबी प्रक्रम। बात समझ में आ रही है? समदाबी प्रक्रम का मतलब क्या होगा?
समदाबी का मतलब होगा कि भैया खुला निकाय। क्या होगा? तो भैया ये हो जाएगा खुला निकाय। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। पूरा डिवीजन अभी तक के इस चैप्टर में जितनी चीजें अपन लोगों ने पढ़ी है, इन सबका अपन क्या कर रहे हैं? तगड़ा वाला रिवीजन। बहुत ध्यान से देखिएगा। तो समदाबी प्रक्रम यानी कि खुला निकाय, इसका मतलब हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे कैसे? जब हम इसमें ऊष्मा देंगे तो हम उसको कैसे दर्शाएंगे? तो भाई सीधी सी बात है, क्यों यहां पर होगा? देखो समदाबी है बेटा, बात समझ में आई? समदाबी है मतलब कि जो दाब है, प्रेशर है, वो कैसा होगा? वो कांस्टेंट होगा, स्थिर होगा, उसको कोई छेड़ नहीं सकता। तो मैंने यहां पर लिख दिया QP इज इक्वल टू ऐसे। जो भी चीज कांस्टेंट या नियत होती है उसको अपन नीचे लिख देते हैं। ये सब कुछ अपन पढ़ चुके हैं, ठीक है? चलो बहुत ध्यान से देखना। और यदि आपको पता हो तो हमने कहा था कि ये किसके बराबर होता है? तो भैया एंथैल्पी में परिवर्तन के बराबर होता है। चैप्टर लेंदी है, फॉर्मूले बहुत सारे हैं, पर सारे के सारे कॉन्सेप्ट कैसे हैं? एकदम इजी और हलवा है, जिसको अपन दिमाग के अंदर इजीली फिट रख सकते हैं। चलो हम एक और की बात करने वाले हैं, बहुत ध्यान से देखेंगे। सम आयतनी, यदि आपको पता हो तो सम आयतनी की हम बात करेंगे। और सम आयतनी यदि मैं प्रक्रम कह रहा हूं, इसका मतलब यह होगा कि बंद निकाय। क्योंकि यदि डिब्बा बंद होता है, क्योंकि यदि हम ये कहते हैं कि भाई डिब्बा जो है वो कैसा है? बंद है, इसका मतलब आयतन कैसा हो गया? अरे बबुआ नियत हो गया, फिक्स्ड हो गया, खेल हो गया खत्म। तो मैं कह रहा हूं सम आयतनी प्रक्रम यानी कि बंद डिब्बा, यानी कि मैं बात कर रहा हूं किसकी? बंद डिब्बे की। इसका मतलब ये हुआ कि हम यहां पर QV लिखेंगे और ये किसके बराबर होगा? डेल U के बराबर होगा। ये ठीक है? आपने कहा सर एकदम तगड़ा, एकदम उम्दा, एकदम चकाचक, एकदम जो है मस्त मजेदार। ये देखो तो हो गया रिवीजन। कितना मिनट लगा? 1 मिनट लगा, 2 मिनट लगा, बस बात समझ में आई। कुछ और चीजें थी जिसको हमने पढ़ा था, यदि आपको बहुत बढ़िया तरीके से याद हो, बिल्कुल याद होगा, है ना? तो हमने ये देखा था कि भैया कुछ और महत्वपूर्ण सूत्र थे। महत्वपूर्ण कुछ क्या थे? तो भैया सूत्र थे। कौन से थे? तो चलो लिख देते हैं। पहले ही वाला देखोगे ना तो उसमें ही आपको मजा आना स्टार्ट हो जाएगा। एक बार हमने क्या किया था? एंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी यानी कि आंतरिक ऊर्जा और एंथैल्पी में जो परिवर्तन होता है उसको हमने कनेक्ट किया था। बिल्कुल सही बात। तो कैसे किया था? तो हमने कहा भैया डेल H इज इक्वल टू जो है वो क्या होगा? डेल U प्लस कितना होगा? P डेल V होगा, राइट? और यदि आपको याद हो तो हमने डेल H के लिए एक सूत्र और निकाला था। हमने कहा कि जब गैसीय माध्यम है, जब माध्यम कैसा है? गैसीय है, जब हम अभिक्रिया को ध्यान में रखते हुए ये खेल खेलेंगे तो आपको यदि याद होगा तो मैंने यहां पर लिखा था डेल N नीचे की तरफ G गैसीय माध्यम के लिए, और यहां पर RT। R क्या है? तो भाई स्थिरांक है। किसका? तो गैस का। T क्या है? तो तापमान है। किस में है? तो भाई केल्विन में। बड़ी सिंपल सीधी सीधी सटीक बात है। तो एक सूत्र हमने ये वाला देख लिया, ठीक है? दोनों इसमें आ गए। फिर आपको यदि याद हो तो हमने ऊष्माधारिता के बारे में बात की थी। बोलो यस सर। और ऊष्माधारिता को हमने 3 रूप में देखा था। तो 3 रूप अभी हम नहीं देखेंगे, अभी हम सिर्फ एक ही रूप देखेंगे। हमने कहा था कि भैया जितना आप क्या करोगे जितनी ज्यादा ऊष्मा दोगे किसी भी डिब्बे को, और जिसको मैं यहां डिब्बा कह रहा हूं उसको पढ़े लिखे लोग क्या बोलते हैं? केमिस्ट्री वाले, निकाय। तो किसी निकाय को जितना आप क्या देंगे भाई, सीधी सी बात है, ऊष्मा देंगे, उतना उसके तापमान में परिवर्तन आएगा। फिर एक कांस्टेंट लगाएंगे, उसको हम क्या बोलेंगे भाई? ऊष्माधारिता। तो C जो है वो है आपकी ऊष्माधारिता, धारिता। बात समझ में आई? तो जो C है वो बेसिकली आपका क्या है भाई? यहां पर है ऊष्माधारिता। क्लियर है कहानी? यस सर। तो एक सूत्र पर ने यह देखा था, और एक लास्ट वाला अपन देख लेते हैं जो कि और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि भैया Cp माइनस Cv इज इक्वल टू, हम लोगों ने देखा था क्या? NR। और सर ये कौन सा है? अरे इसके लिए तो अपन ने डेरिवेशन किया था। मतलब जितनी चीजें मैं यहां पर लिख रहा हूं ना, ये सब बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये सब बार बार एग्जाम में पूछी जाती है, और यहां से आते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस। करना क्या है? जितनी चीजें यहां पर लिखी गई है सबको बढ़िया से आपको एक बार जाकर देखना है। बात समझ में आ रही है? तगड़ा वाला आपका साथ साथ में रिवीजन चल रहा है। अब बढ़ते हैं भैया आज की क्लास के तरफ। तो हमने सारे के सारे जो महत्वपूर्ण सूत्र हैं वो भी हमने देख लिए, साथ में जो है हमने कैलोरीमिति भी देख ली। अब ये शब्द सुनने में जितना अजीब सा लगता है, एक्चुअली उतना ही लल्लू शब्द है।
बात समझ में आ रही है? अब आप बोलेंगे सर लल्लू शब्द काहे है? क्योंकि भैया कैलोरीमेट्री या फिर कैलोरीमिति का मतलब होता है किस चीज को कैलकुलेट करना, तो या तो एंथैल्पी में परिवर्तन को कैलकुलेट करना या फिर आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन को कैलकुलेट करना। तो चलो इसको भी मैं बना ही देता हूं, कब तक परेशान हो गए, आ जाओ, इसको भी मैं बना ही देता हूं। बात समझ में, इसको भी मैं यहां पर बना ही देता हूं। मैंने कहा भाई दो प्रकार के यहां पर ऐसे अपन बना देते हैं, ठीक है। और फिर हमने यहां लिखा कि एक में हम बात करेंगे डेल एच में परिवर्तन, बोलो यस सर, का मापन, बोलो यस सर। और भैया यहां पर भी हम बात करेंगे डेल यू में परिवर्तन का मापन। अरे बाबा मस्त वाली कहानी, परिवर्तन का मापन, बात खत्म। बात समझ में आ गई? तो एक तरफ डेल एच में परिवर्तन का मापन है, एक तरफ जो है डेल यू में परिवर्तन का मापन है। और इंटरेस्टिंग कहानी है कि ये जो मापन है, बात समझ में, इसको क्या कहते हैं अपन लोग? तो आपने कहा सर मापन है ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे? मापन है, तो इसको अपन कुछ बोलेंगे, इसको हम जो भी बोलेंगे उसको हम यहां पर ऐसे लिख देते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा। अरे यार टेढ़ा बन गया यार, धोखा दे दिया। ये लो और ये लो। अब ठीक है, चला लेंगे काम बेटा, है ना, बहुत सारा पढ़ना है क्योंकि। और इसी को अपन ने कहा कैलोरीमिति, दैट्स ऑल। तो इसी को हमने क्या कहा? कैलोरीमिति कहा। बात समझ में आ गई? आपने कहा हाँ जी सर, बिल्कुल, कहानी एकदम मामले, दिमाग में, दिल में, जिगर में, किडनी में, लीवर में, सारी की सारी कहानी कैसी हो गई भैया? एकदम सेट हो गई। चलो नोट कर लो। और जिस डिब्बे के अंदर, जिस उपकरण के अंदर, जिस यंत्र के अंदर ये जो कैलोरीमिति है, यानी कि डेल एच और डेल यू का मापन है, ये होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? कैलोरीमीटर। और यदि आप डेल यू का मापन कर रहे हो तो उसको आप बोलते हो बॉम्ब कैलोरीमीटर, क्योंकि उसके अंदर जो है एक छोटा सा बॉम्ब फूटता है, जिससे ऊष्मा निकलती है, उससे अपन डेल यू का मेजरमेंट करते हैं। बात समझ में आ गई? दोनों सूत्रों को वहां ऊपर पटक देते हैं, बढ़िया बढ़िया उठा लीजिएगा। राइट, आपने कहा सर डेल एच इजिकल टू क्या होगा? तो भाई क्यूपी होगा, इजिकल टू क्या होगा? सीपी डेल टी होगा। फिर यहां पर एक और लिखा आपने कहा सर डेल यू क्या होगा? अरे भैया बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी, और यह हो जाएगा सीवी डेल टी, दैट्स ऑल। अब मैं कह रहा हूं सवाल ही नहीं पैदा हो सकता कि आपको इसके पहले का कोई कॉन्सेप्ट कनेक्ट ना हो, या फिर ऊपर से जाए। बहुत शानदार वाली बात है। हम चलेंगे किसकी तरफ? अभिक्रिया की एंथैल्पी में परिवर्तन की तरफ। यहां तक की कहानी अपन जो है वो पूरी देख चुके हैं। अब बढ़िया से इसको अपनी कॉपी में नोट कर लो, ऐसा वाला तगड़ा वाला जो है आप स्माइल कर दो, और हम चलेंगे आगे और बात करेंगे किसमें? अभिक्रिया के लिए जितनी भी एंथैल्पी में परिवर्तन हो रहा है उन सब के बारे में। बहुत हलवा टॉपिक है, रगड़ देंगे बिल्कुल, ठीक है। चलो डन, बिल्कुल डन डन। आओ इस खेल को आगे लेकर चलते हैं, ठीक है। अब सुनो, क्या पढ़ रहे हो? आपने कहा सर हम ना केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। सर केमिस्ट्री, ठीक है। 10वीं कक्षा के बाद एक दिन हमारे दिमाग में एक ख्याल आया कि हमको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, हमको टेक्निकल फील्ड में जाना है, तो फिर हमने साइंस ऑप्ट कर लिया। बात समझ में आई? फिर वहां पर एक सब्जेक्ट जो था केमिस्ट्री, उससे हमारा क्या हुआ भाई? दीदार हुआ। और इस केमिस्ट्री की जब हम बात करते हैं तो इसके अंदर होती हैं बहुत सारी क्या? केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। और क्या बोलते हैं भैया? रासायनिक अभिक्रियाएं। रासायनिक क्या होती है भैया? अभिक्रियाएं होती हैं। बात समझ में? चलो एक अपन रासायनिक अभिक्रिया यहां पर उठाते, बहुत शानदार वाली बात, एक रासायनिक अभिक्रिया अपन उठाते हैं। आ जाओ। कुछ नहीं, आज की पूरी क्लास में मेरे को बस आपको यह बताने कि कितने प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं और किस तरीके से एंथैल्पी में परिवर्तन होता है, बस। मतलब यदि पहले से पता है तो तगड़ा वाला रिवीजन हो जाएगा, यदि पहले से नहीं पता है तो और भी अच्छी बात है। एकदम फ्रेश सारे कॉन्सेप्ट को खोपड़ी के अंदर सेट करेंगे, मजा आएगा, ठीक है। तो मैं कह रहा हूं भाई केमिस्ट्री पढ़नी है और उसके अंदर केमिकल रिएक्शंस पढ़नी है, रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में हमें बात करनी है, और उनमें होता है क्या? एंथैल्पी में परिवर्तन। बहुत ध्यान से देखिएगा। और एंथैल्पी चेंज को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे? तो आपने कहा सर बहुत सिंपल है, चेंज को डेल्टा और एंथैल्पी को एच से रिप्रेजेंट करेंगे, यही वाली बात। चलो आप एक रिएक्शन लिखते हैं मस्त वाले। चलो
मैंने कहा बेटा CH4, आपने कहा सर 10th क्लास में पढ़ा था, इसका मतलब होता है मीथेन। बहुत शानदार वाली बात। हमने कहा इसकी रिएक्शन तो कराओ यार, किसके साथ में? ऑक्सीजन के साथ में। आपने कहा सर मीथेन लिया, उसकी रिएक्शन किसके साथ में कराई? राइट, ऑक्सीजन के साथ में कराई। अब बहुत ध्यान से देखना बबुआ, हुआ क्या? CH4 का मॉलिक्यूल जैसे ही ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल पास में आता है एक्टिवेट हो जाता है। जैसे आप अपने दोस्त से मिलते हो तो एक्टिवेट हो जाते हो, बात समझ में नहीं हो, वैसे ही CH4 का मॉलिक्यूल जैसे ही देखता है इसका अणु कि भैया ऑक्सीजन के अणु मेरी तरफ आ रहे हैं, CH4 का अणु जो है वो एक्टिवेट हो जाता है और वो कहता है कि हम तो कुछ तूफानी करेंगे ही करेंगे। वो CO2 बनाता है और साथ में जो है कौन सी चीज बनाता है? तो भैया H2O बनाता है। कितनी बनाता है? तो 2 बनाता है। बात समझ में? और साथ में निकलती है क्या? साथ में निकलती है क्या? बहुत सारी ऊष्मा। साथ में निकलती है बहुत सारी ऊष्मा। बात समझ में? अब बड़े ध्यान से देखिएगा कि जब आप CH4 की बात करोगे तो ये है क्या? तो आपने कहा सर कार्बन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। और हाइड्रोकार्बन है तो क्या होगा? अरे भैया ईंधन होगा, ईंधन। तो हाइड्रोकार्बन है तो कौन सी चीज होगी? ईंधन। बात समझ में आ गई? क्या पढ़ रहे हैं? केमिस्ट्री। क्या पढ़ रहे हैं? रिएक्शन होती है तो क्या होता है, एंथैल्पी में परिवर्तन कैसे होता है, बड़े ध्यान से देखिएगा। तो मैं कह रहा हूं कि यहां पर ईंधन है। आपने कहा हाँ जी सर। अब देखो, इसको जब अपन ने जलाया, जिसको हम लोग बोलते हैं अभिकारक, है ना? क्योंकि सवाल तो है यार कि वो ऊष्मा आखिर आई किधर से, मतलब पहले क्यों नहीं थी? पहले तो हम CH4 को अपने हाथ में ले लेते थे। CH4 रखा हुआ है, नहीं तो आप कुछ और ही समझोगे। CH4 को अपन ने हाथ में लिया, बात समझ में? ऑक्सीजन अपने आसपास है, तब तो ऊष्मा फील नहीं हो रही थी। पर जैसे ही अपन ने CH4 को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया, बात समझ में? जैसे ये जो ईंधन था CH4, जिसको आप लोग मीथेन भी कहते हो, जैसे ही इसने ऑक्सीजन से रिएक्शन किया, आपको ये 2 चीजें मिली। मैं कह रहा हूं भाई ऊष्मा मिली ना, किधर से आई? बात समझ में? सवाल पैदा होता है किधर से आई, किधर से आई? बात समझ में आई? किधर से आई है ऊष्मा? ठीक है, तो ये सारी चीजों को समझने के लिए ये चैप्टर जो है वो डिजाइन किया गया है। इसका मतलब ये कि इन दोनों के अंदर, इसका मतलब ये कि इन दोनों के अंदर भैया पहले से कुछ ना कुछ ऊष्मा, आंतरिक ऊर्जा, सारी जो चीजें हैं वो छिपी हुई हैं, जिसके कारण इसका जो अणु है, इसके जो कण है, एटम्स है, परमाणु है, वो आपस में कैसे भाई कनेक्टेड है। तो इसकी जो आंतरिक ऊर्जा है, इसके अंदर की जो ऊर्जा है, बहुत सारी ऊर्जा इसके अंदर छिपी हुई है, बहुत सारी ऊर्जा इन दोनों के भी अंदर छिपी हुई है। पर जब यह रिएक्शन होती है, बहुत ध्यान से देखेंगे, बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट, कि जब यह रिएक्शन होती है ना, राइट, जैसे लिख तो दे यहां पे, रुको, उत्पाद। तो मैंने कहा जैसे ये रिएक्शन होगी, बात समझ में आ रही है? अब आपके पास 3 चीजें होंगी। जब कोई रिएक्शन होती है तो 3 चीजें होती हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। तो इसको मैं यहां पर लिखता हूं, ठीक है? कि नहीं, ऊपर जगह के अपने पास, रुको ना, यही बना लेते हैं मन, यस, यही बना लेते हैं। और अब जो चीज लिखने जा रहा हूं उसको बहुत ध्यान से सुनेंगे, ठीक है? कि भैया जब कोई रिएक्शन होती है, जब कोई जब कोई अभिक्रिया होती है, बात समझ में आई? तो 3 चीजें होती हैं। जब भी कोई अभिक्रिया होती है तो भैया 3 चीजें होती हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है? तो पहला, ऊर्जा बाहर निकलती है, बात समझ में आई? बोले यस सर। दूसरा, ऊर्जा देनी पड़ती है। अरे बाबा, तीसरी बात, जब भी कोई रिएक्शन होती है तो 3 चीजें होती है बबुआ, खोपड़े के अंदर बहुत शानदार तरीके से सेट कर लो। या तो ऊर्जा बाहर निकलती है, निकलती है, या तो ऊर्जा देनी पड़ती है, बात समझ में? या तो ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होता, ऐसा बहुत कम होता है कि ऊर्जा में परिवर्तन ना हो। अब ऐसा नहीं कि इनको आप जानते नहीं, आप कहोगे कि सर ऊर्जा बाहर निकल रही ना, ऊष्मा छिपी होगी, ऊर्जा दे रहे हो ना, ऊष्मा शोषी होगी, ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, बात समझ में? अब एक बात बताओ, इस वाली रिएक्शन में हुआ क्या? ऊर्जा बाहर निकली ना,
ऊष्मा बाहर निकली ना, ऊर्जा किसी भी रूप में बाहर निकल सकती है, ऊष्मा के रूप में, प्रकाश के रूप में, विद्युत के रूप में। बात समझ में आ रही है? अब यहां पर ऊष्मा भाई बाहर निकली, सवाल पैदा होता है कि ये किधर से आई। तो ये आई, इनके बीच में ऑलरेडी पहले से क्या होती है बेटा, कुछ एक ऊष्मा होती है, ऊर्जा होती है, और जो एडिशनल होती है वो कैसी होती है भाई, बाहर चली जाती है। जो एडिशनल होती है वो कैसी होती है, तो बाहर चली जाती है। बात समझ में आ रही है? तो बड़े ध्यान से देखिएगा कि जब भी कोई रिएक्शन होती है, बात समझ में, जब भी कोई रिएक्शन होती है तो तीन चीजें यहां पर होती है, या तो ऊर्जा बाहर निकलेगी, या तो ऊर्जा देनी पड़ेगी, या तो ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होगा। क्लियर है? पक्का? चलो अब एक जादू दिखाता हूं मस्त वाला, ठीक है। यहां पर ऊर्जा कैसी हुई है भाई, बाहर निकली है, ये पहले वाले उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इन दोनों की कुछ टोटल आपकी जो है एंथैल्पी रही होगी, बोलो यस सर, इन दोनों की कुछ टोटल एंथैल्पी रही होगी, उसको हमने कह दिया कितना सॉरी, एच इनिशियल, प्रारंभिक। हाय नहीं कह रहा हूं, हाय हेलो नहीं कर रहे हैं, वो तो अपन ने कर लिया, अभी अपन केमिस्ट्री और रिएक्शंस के साथ तगड़ा वाला हाय हेलो कर रहे हैं, ठीक है। चलो, तो एच आई का मतलब क्या होगा कि भैया प्रारंभिक एंथैल्पी, लिख भी देते हैं, आप कंफ्यूज नहीं होना। तो आपने कहा सर प्रारंभिक क्या है, तो एंथैल्पी है। किसकी प्रारंभिक एंथैल्पी है, तो आपने कहा सर अभी कहा रखी है। अच्छा, यहां पर क्या लिखेंगे हम लोग, तो यहां पर हम लिखेंगे एच एफ, ये क्या होगी, तो भैया अंतिम एंथैल्पी है, किसकी, उत्पाद की। आ जाओ रगड़ते हैं इसको भी, ठीक है। अंतिम एंथैल्पी है, यही वाली बात हुई ना, किसकी, तो भाई उत्पाद की। बात समझ में? अब जो चीज कर रहा हूं उसको बड़े ध्यान से सुनना। एंथैल्पी में जो परिवर्तन यहां पर होगा, इसको इधर पे मैं लिखता हूं कि भैया एंथैल्पी में जो परिवर्तन होगा, मैं लिख देता हूं यहां पर बेटा, एंथैल्पी में परिवर्तन जो होगा वो कितना होगा, तो भैया एच एफ माइनस कितना होगा बेटा, एच आई होगा। कितना होगा, तो एच एफ माइनस कितना होगा, तो एच आई होगा। तो एंथैल्पी में परिवर्तन को हम बोलेंगे डेल एच। एंथैल्पी में जो भी परिवर्तन होगा उसको हम क्या बोलेंगे, आपने कहा सर बहुत सिंपल है, डेल एच हम इसको बोलेंगे। बात समझ में? तो डेल एच क्या होगा आपका, तो भैया एच एफ माइनस एच आई हो जाएगा। अब बताओ मेरे को यहां पर कि एच एफ ज्यादा है कि एच आई ज्यादा है, ये हटा दे बीच में से, स्क्रीनशॉट लेकर पहले इतना कॉपी में नोट करो। तो अभी भी मैं आपसे पूछूंगा कि बताओ वो बुआ दोनों में से ज्यादा कौन सा है, तो आप बोलोगे सर ये वाली ज्यादा होगी ना, क्योंकि तो इधर तो अकेली थी एच आई, यहां पर वो एच एफ भी बन गई और ऊष्मा के रूप में भी बाहर निकल गई। बात समझ में आई? तो यहां पर जो आपका एच एफ है, यानी कि अंतिम जो एंथैल्पी है पूरे आपके उत्पाद की, वो कैसी है भैया, कम है, और अभिकारक की जो कुल एंथैल्पी है वो कैसी है, ज्यादा है। दैट्स ऑल, दैट्स ऑल। इसलिए क्या होगा यहां पर HF जो है वो ज्यादा है किससे, HI से। तो आपने कहा सर डेल H जो होगा ना वो पता है कैसा आएगा, नेगेटिव। तो एक बात तो खोपड़ी के अंदर बढ़िया से सेट कर लीजिए कि जब भी आप बात करते हैं किसकी, ऊर्जा बाहर निकलती है, यानी कि ऊष्मा या ऊर्जा क्षेपीय अभिक्रियाओं की, डेल H हमेशा नेगेटिव होता है। बात समझ में आई? डेल H जो है वो हमेशा कैसा होता है भाई, नेगेटिव होता है। तो बहुत सिंपल सी कहानी कि कोई भी रिएक्शन यदि होगी तो तीन चीजें होंगी, या तो ऊर्जा बाहर निकलेगी, या तो आपको देनी पड़ेगी, या फिर कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। कितने प्रकार की रिएक्शंस हो सकती है, बस उसी को आज खोपड़ी में सेट करेंगे, मामला एकदम चकाचक है। बात समझ में आ गई? स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए भैया, तो मुद्दे की बात जो थी उसको दिमाग के अंदर आपने कर लिया है सेट। तो अब से आपको तीन चीजें दिमाग के अंदर बहुत बढ़िया तरीके से रखनी है कि जब कोई रिएक्शन होगी तो ये तीन चीजें होंगी, और यदि ये तीन चीजें होंगी 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 होंगी, इनको होना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? तब क्या होगा, तो ध्यान से देखिएगा, H में होगा परिवर्तन। क्या होगा, तो भाई जो आपका H है उसमें क्या होगा, परिवर्तन होगा। बात हो गई खत्म। और ये परिवर्तन कितने प्रकार से होगा, तो भाई तीन प्रकार से ये परिवर्तन होगा, वो वहां पर दिया हुआ है। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। चलो, तो इसके लिए एक काम करते हैं, एक बढ़िया वाली स्टेटमेंट बनाते हैं, और वो है कि भैया अखंड, बहुत ध्यान से देखना, अखंड सत्य, अखंड अखंड सत्य, अरे यार सत्य, अखंड सत्य क्या है कि अभिक्रिया के दौरान क्या होता है, एंथैल्पी में परिवर्तन होता है। तीन चीजें होती है,
तीन चीजें होती है, या तो ऊर्जा देनी पड़ सकती है, या तो ऊर्जा बाहर निकलती है, या तो ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता। पर ऐसे उदाहरण बहुत कम है, बात समझ में। तो अभिक्रिया होने पर, अभिक्रिया होने पर दो चीजें, मतलब टोटल तीन चीजें हैं, ठीक है। पहला ये कि एंथैल्पी में परिवर्तन होगा, 99% टाइम क्या होगा, ठीक है, एंथैल्पी में परिवर्तन होगा। आपने कहा हाँ जी सर, फिक्स्ड है, बात समझ में। अब इसको ऊष्मा के आधार पर अपन समझ लेते हैं, तो कब होगा, तो आपने कहा सर यदि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी। यदि अभिक्रिया कैसी होगी भाई, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी। यदि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी मतलब अभी ऊष्मा कैसी हो रही है भैया, बाहर निकल रही है। वही लो, बिल्कुल फील नहीं आएगा कि अपन कक्षा 11वीं को कुछ हाइयर, डरावना, भयंकर, धुरंधर अध्याय पढ़ रहे, ऐसा कुछ नहीं है। बात समझ में आ गई, एकदम मस्त वाली बात कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी मतलब जो ऊष्मा है ना बबुआ, वो कैसी होगी, तो भैया बाहर निकलेगी। ऊष्मा जो है वो कैसी होगी, तो बाहर निकलेगी। बहुत शानदार बात। यदि ऐसा है, क्लियर, तो एंथैल्पी में परिवर्तन नेगेटिव होगा। इसका मतलब ये होगा कि H, ऊष्मा कैसी है भाई, बाहर निकल रही है, तो H उत्पाद जो है ये कैसा होगा, कम होगा H अभिकारक से। इसको दिमाग में आप फिट करना। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है तो H उत्पाद जो है वो H अभिकारक से कैसा होगा भाई, कम होगा। बात समझ में आई। तो डेल H जो होगा ना, उसको भी अपन यहां लिख देते हैं, रुको, डेल H लिख देते हैं यहां पर, काय घबराते हो, ठीक है जी। तो जो डेल H होगा वो कैसा होगा, कैसा होगा, बहुत ध्यान से देखना भाई, डेल H होगा नेगेटिव। डेल H कैसा होगा, तो भैया नेगेटिव होगा। पहली वाली कहानी खत्म। पक्का? आपने कहा सर बहुत तगड़ा, एकदम चकाचक, शानदार, धमाकेदार, मजेदार। चलो भैया दूसरे वाले केस में हम यदि बात करें, मतलब इसके बी केस की यदि हम बात करें, राइट, तो बी केस कहता है कि ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं होंगी। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होंगी, बोलो यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। ऊष्मा शोषी क्या होगी, अभिक्रिया होगी। और यदि ऐसा होता है क्या करना पड़ेगा, ऊष्मा देनी पड़ेगी। बहुत तगड़ी वाली बात, हलवा कॉन्सेप्ट। तो ऊष्मा क्या करना पड़ेगा, तो भैया देना पड़ेगा, ऊष्मा देनी पड़ेगी। बात समझ में आई, बोलो यस सर। अब जब ऊष्मा दोगे, मैं कह रहा हूं मेरे पास एक उत्पाद अभिकारक था, मैं कह रहा हूं मेरे पास एक अभिकारक था, बोलो यस सर। इस अभिकारक से हम बना रहे हैं क्या, उत्पाद बना रहे हैं। और यदि आप यहां से ऊष्मा दोगे तो होगा क्या, अब उत्पाद के पास अपनी जो है ऊष्मा है और बाहर से जो आपने दी थी उसके कारण वो बना है। बात समझ में। तो देखो भैया, इसके पास अपनी एक एंथैल्पी थी, इसके पास अपनी ऊष्मा थी, इन दोनों को आपने मिलाया तो उत्पाद की जो एंथैल्पी है वो कैसी हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। बहुत हलवा वाली बात। बात समझ में आ गई, बोले यस सर। तो जैसे ही आपने ऊष्मा दी तो इस बार क्या होगा, इसको अपन दूसरे रंग से लिखेंगे। इस बार भैया कहानी बदल जाएगी, जज्बात बदल जाएंगे, वक्त बदल जाएगा, राइट, और ऐसा हो जाएगा। फिर अपन एक गोला मारेंगे। बात समझ में आ रही है। और इस बार इस कहानी को थोड़ा हम और आगे लेकर चलेंगे। तो अब आपको डेल H जो है वो कैसी लेनी है, तो पॉजिटिव लेनी है। अब आपको जो डेल H है वो कैसी लेनी है, तो भाई पॉजिटिव लेनी है। खेल हो गया खत्म। चलो, रगड़ दिए रे बाबा, कॉन्सेप्ट को ही रगड़ दिए रे बाबा, ठीक है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है बाबा। चलिए, ये पहला वाला केस था। दूसरा वाला केस मैं यहां पर बना देता हूं। 1% रिएक्शंस ऐसी होती है, ठीक है, जिसमें एंथैल्पी में जो परिवर्तन होता है ना, राइट, जिसमें एंथैल्पी में परिवर्तन होता है शून्य, मतलब कि डेल H जो है वो सॉरी शून्य होता है। 1% ऐसी अभिक्रियाएं हैं जिसमें डेल H जो होगा वो आपका कैसा होगा भाई, शून्य होगा, कि रिएक्शन भी हो गई और एंथैल्पी में परिवर्तन भी नहीं हुआ। पर ये कब, स्टैंडर्ड सिचुएशन में। तो अभी अपन वो भी देख लेंगे। चलो इसको नोट तो करो आप, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है। दोनों में नेगेटिव का है आएगा भाई, पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा। गुरुजी ऐसा नहीं करते, गलत बात, ठीक है। चलो यहां पॉजिटिव आएगा, यहां नेगेटिव आएगा, ठीक है। चलो ठीक है, बस ये अखंड सत्य आपने को पूरे, और सुनो मेरी बात बहुत ध्यान से,
सिर्फ ऊष्मागतिकी में नहीं, इसके बाद एक भयंकर वाला अध्याय है साम्यता, रासायनिक साम्यता, केमिकल इक्विलिब्रियम। उसके बाद जो है रेडॉक्स अभिक्रिया। उसके बाद कक्षा 12वीं में 3 से 4 जितने भी अध्याय हैं, बात समझ में आ रही है। केमिस्ट्री की स्टार्टिंग में जितने भी दिए हुए हैं, विलियन हो गया आपका, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, केमिकल काइनेटिक्स हो गया, रासायनिक ऊष्मागतिकी हो गया, जितने भी आपके अध्याय हैं ना लल्लू लल्लू टाइप के, उन सब के अंदर ये कॉन्सेप्ट आएगा। तो एक चीज याद रख लो, अखंड सत्य यही है कि अभिक्रिया होगी तो भैया ये दो चीजें होंगी, पहली दूसरी। इसमें एंथैल्पी में यदि परिवर्तन होगा तो बबुआ वो जो परिवर्तन है वो कितने प्रकार से होगा? तो आपने कहा सर 2 प्रकार से होगा, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी। इसको मैंने जानबूझकर थोड़ा सा स्लो पढ़ाया ताकि बहुत बढ़िया तरीके से सारा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग के अंदर क्या हो जाए भाई, फिट हो जाए। बहुत शानदार वाली बात, ठीक है। चलिए लिख लिया, आओ थोड़े नोट्स और बनाते हैं, थोड़ा और माहौल बनाते हैं, थोड़ा और गर्दा उड़ाते हैं। राइट बोलो, यस सर यस सर यस सर। तो बहुत शानदार वाली बात कि जब भी हम जानते हैं कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगी, राइट राइट राइट, तो भैया सीधी सी बात कि इस समय पर एंथैल्पी में क्या होगा? परिवर्तन होगा। बस यही मेरे को आपको सिखाना है, ठीक है। अब ये किस में हो सकता है? तो भाई ताप में परिवर्तन हो सकता है, विद्युत में परिवर्तन हो सकता है, या फिर और किस में हो सकता है? प्रकाश में परिवर्तन हो सकता है, ठीक है। चलो 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 आगे बढ़ेंगे। और जो भी अपन रिएक्शन लिख रहे थे ना, अभी हम जो भी रिएक्शन यहां पर लिख रहे थे उसी को हम क्या बोलते हैं? ताप रासायनिक समीकरण बोलते हैं या थर्मोकेमिकल इक्वेशन बोलते हैं। कौन सा रिएक्शन? ये लिख लेते हैं। चलो ये लो, CaCO3 था, CaCO3 था कि नहीं था? बताओ, एक उदाहरण लेते हैं तगड़ा वाला। हो गया। मैं क्या कह रहा हूं, सबसे इंपॉर्टेंट वाला जो पार्ट था जिसको आप लोग थोड़ा मुश्किल कहते थे पहले, वो अपन खत्म कर चुके हैं। इसके बाद सारे के सारे गोबर टॉपिक्स हैं, बहुत बढ़िया लल्लू टॉपिक्स हैं, निपटा देंगे। चलो आ जाओ। तो CaOCO3 अपने पास है। सारी टॉपिक्स बहुत सिंपल है इसके बाद, है ना। तो मैं कह रहा हूं भाई CaOCO3 अपने पास है, इसको अपन क्या करेंगे? यहां से ऊष्मा देंगे। कैल्शियम कार्बोनेट है, CaOCO3 आपके पास है। CaOCO3 नहीं, CaCO3 ना, CaCO3 आपके पास है, CaCO3 आपके पास है, ठीक है। अभी बदल गई थी केमिस्ट्री, दिक्कत हो जाती। तो CaCO3 आपके पास है, कैल्शियम कार्बोनेट आपके पास है, इसी को आप संगमरमर कहते हो, इसी पे फिर गाने बनते हैं, इसी को आप चूना पत्थर कहते हो। जब आप इस पे ऊष्मा दोगे तो ये बन जाएगा CO2 प्लस CaO। ओके, ये ठीक है। आपके लिए रिएक्शन है, आपके लिए क्या है? ये रिएक्शन है। आप इसको बोलोगे सर एक रासायनिक समीकरण लिखा हुआ है, रिएक्शन लिखी हुई है, एक इक्वेशन लिखी हुई है, आपके लिए ऐसा ही है ना? नहीं, इस चैप्टर के हिसाब से, क्योंकि बेटा बहुत ध्यान से देखना, शब्द भयंकर है, कॉन्सेप्ट एकदम लल्लू है, बहुत ध्यान से देखेंगे। इस चैप्टर के हिसाब से, क्योंकि आप इसमें क्या दे रहे हो? आपने कहा सर ऊष्मा दी। इस चैप्टर के हिसाब से क्योंकि आप इसमें ऊष्मा दे रहे हो, इसलिए हम इसको रासायनिक समीकरण नहीं लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे ताप रासायनिक समीकरण। आपको लगेगा कुछ भयंकर वाली चीज होगी, कौन भयंकर नहीं है। इंग्लिश पे क्या बोलेंगे? थर्मोकेमिकल इक्वेशन, ठीक है। चलो टीपो, अरे टीपो रे बाबा, बहुत शानदार वाली बात। चलो तो यदि हम बात करते हैं किसकी? ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं की, डेलेज ऋणात्मक होगा। ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं के लिए डेलेज जो है वो कैसा होगा? आपका धनात्मक होगा। सीधे नोट किया जाए। दूसरी बात, डेलेज का जो मान होता है उसको हम क्या करते हैं भाई? मानक अवस्थाओं में निकालते हैं। अब आप बोलोगे सर मानक अवस्था, आ जाओ रगड़ते हैं इसको भी। देखो मानक अवस्था, इसको आप पहले से जानते हो, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर। मानक अवस्था को अपन क्या बोलते हैं? STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। यहां पर आपको जो तापमान है, बात समझ में आ रही है? यहां पर आपको जो तापमान है यार, STP तो नहीं होगा, ये मानक अवस्था है ना, NTP लेना पड़ेगा। NTP STP पे तो खेल बिगड़ जाएगा। बात समझ में? NTP क्या है? नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर है। तो तापमान आपको लेना है भैया 25 डिग्री सेल्सियस। देखो 25 डिग्री सेल्सियस यानी कि 298 आपको केल्विन लेना है, और दाब जो है वो आपको 1 ATM लेना है। और 1 ATM बोले तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एक वायुमंडलीय दाब आपको ये लेना है। ये मानक अवस्था होती है। बात समझ में आ गई? तो ये हो जाएगी आपकी मानक अवस्था। अब इसको आप कैसे लिखोगे? तो नॉर्मल सिचुएशन में तो डेल एच होगा, पर इसको आप लिखोगे डेल एच नॉट।
इस नॉट के पीछे की भी एक कहानी है, आपको कई बार मिलता होगा केमिस्ट्री और फिजिक्स में। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो, जब भी अपने को कोई स्पेशल केस समझाना होता है, कहीं पर बताना होता है अधिकतम मान, न्यूनतम मान, तो हम क्या करते हैं, ये वाला नॉट लगा देते हैं, NaUGHT, नॉट। कौन सा नॉट? नॉटी वाला नॉट, नटखट वाला नॉट। बात समझ में आई? और ये इतना नटखट होता है कि कहीं पर भी कनेक्ट हो जाता है। कहां पर? जहां पर बड़ी स्टैंडर्ड सिचुएशन हो, जहां पर कोई स्पेशल सिचुएशन हो, जहां पर कोई चीज बहुत ज्यादा हो, बहुत कम हो, कुछ भी ऐसा जो एकदम स्पेशल हो, वहां पर जैसे किसी भी तापमान पे आप ΔH लिखोगे, किसी भी तापमान पे आप ΔH लिखोगे, पर यदि आप एक स्टैंडर्ड, एक फिक्स तापमान की बात करोगे जो कि रूम टेम्परेचर है, सामान्य कक्ष का तापमान है, तो फिर आप नॉट लगा दोगे। क्या मेरी बात बहुत बढ़िया तरीके से बोलो? यस सर। ठीक है, खत्म किया, आ जाओ रगड़ते भैया। तो ये बड़ा नॉटी वाला नॉट है भैया, इसको अपन यहां पर ऐसे ऊपर पटक देते हैं। ठीक है, चलो कर लिया नोट, तो हम इसको ऐसे बोलेंगे, बस खत्म चीज। तो अब हम जो भी डेरिवेशन क्वेश्चंस करेंगे, जो भी उदाहरण हम देखेंगे, वहां पर अपने को क्या करना है भाई, जो ΔH है आपका वो ऐसे नॉट में लेना है, यहाँ पे ऐसा गोला बना रहेगा। ठीक है, वो मानक अवस्था में होगा। ठीक है ना, चलो और आगे बढ़ेंगे, आ जाओ। हाँ ठीक है, ये सब मैं आप लोगों को सिखा चुका हूं कि ये इसलिए मैं यहां पर लिख देता हूं बेटा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं ना कक्षा 11वीं में, बात समझ में आई, जो कक्षा 10वीं से आते हैं। आप लोग सर कक्षा 10वीं से ही कक्षा 11वीं में आते हैं, कहने का मतलब ये है कि 9th 10th क्लास में हम लोग चीजों को याद करने में फोकस ज्यादा करते हैं और समझते थोड़ा कम। ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं, सब नहीं होते। कक्षा 11वीं में आने के बाद हमें ना समझना थोड़ा सा ज्यादा चाहिए, याद ऑटोमेटिकली हो जाता है। बात समझ में आ रही? तो बहुत सारे बच्चों को ना नोट्स भी रिक्वायर्ड होते हैं, अब अच्छे वाले, तो इसलिए हम इन चीजों को रखते हैं और ये सारी चीजें अपन पढ़ चुके हैं। ठीक है, चलो पक्का? यस सर, यस सर, यस सर। अब भैया देखो, जैसे ये वाली रिएक्शन हुई, अब मैं कह रहा हूं यहां पर ये वाली रिएक्शन हुई, राइट? तो इस रिएक्शन में आप क्या देख रहे होगे? देखो बहुत ध्यान से देखना, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। रिएक्शन में यहां पर क्या हुआ कि जब आपने हाइड्रोजन को मिलाया उसके किसके साथ, उसका प्रेमी है वो, हाइड्रोजन का प्रेमी कौन? बड़ी सिंपल सी कहानी, ऑक्सीजन। जैसे ही आपने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को आपस में मिलाया, आपको क्या मिला भाई? जल मिला। क्या मिला आपको? जल मिला। और कितनी ऊष्मा बाहर निकली? तो बहुत ध्यान से देखेंगे आप, -286 किलो जूल प्रति मोल ऊष्मा जो है वो कैसी हो गई भाई? बाहर निकल गई। जल मिला तो -286 किलो जूल, मतलब 286 किलो जूल ऊष्मा जो है वो क्या हो गई? बाहर निकल गई। मतलब ये क्या होगा? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगा। ऊष्माक्षेपी, हाँ जी। तो एक और रिएक्शन करवाते हैं, पर इस बार हम कहते हैं कि जल नहीं मिल रहा है बबुआ, इस बार क्या मिल रहा है? इस बार वाष्प मिल रही है, मतलब इस बार गैसीय अवस्था मिल रही है, इस बार जो है सिर्फ वाष्प मिल रहे हैं। अब यदि आप यहां पर देखोगे तो अलग मान आ रहा है। रिएक्शन से मैं बहुत ध्यान से देखिएगा, पर उत्पाद जो है वो दोनों के कैसे हैं? डिफरेंट है। उत्पाद डिफरेंट कहने का मतलब दोनों की अवस्था डिफरेंट है। तो अवस्था बदलने से जो निकलने वाली एंथैल्पी होती है उसका मान जो है वो कैसा हो जाता है? बदल जाता है। अब आप बोलोगे सर ये वाला एग्जाम्पल काहे लिया आपने? क्यों ये वाला एग्जाम्पल आपने लिया? ठीक है, ये इसलिए मैंने आप लिया एग्जाम्पल, क्योंकि जब आप रिएक्शंस लिखते हो ना तो आप अवस्थाएं नहीं दर्शाते हो। जब आप रिएक्शंस लिखते हो तो आप अवस्थाओं को नहीं दर्शाते हो, अपने को दर्शाना है। मुझे पता है मन नहीं करता है लिखने का अवस्था, बहुत सारे बच्चे नहीं लिखते, पर अपने को लिखना है, नहीं तो अपना सवाल गलत हो जाएगा बेटा। खेल खत्म, चलो नोट कर लो। देखो अवस्था लिखी है इसलिए पता चल रहा है ना कि यहां जल बन रहा है, यहां पर गैस बन रही है, वाष्प बन रहा है, इसलिए अलग अलग जो है आपकी जो ऊर्जा है वो बाहर निकल रही है। तो अवस्था का लिखना अब बहुत जरूरी है। ठीक है, टीपो रे बाबा, चलो रे बाबा, बढ़ते हैं रे बाबा, आओ 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 आओ। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर यदि अवस्था अभिक्रिया में प्रयुक्त होने वाले पदार्थों के गुणांकों का निश्चित मान से गुणा कर दिया जाए या भाग कर दिया जाए तो ΔH के मान को भी उसी प्रकार से क्या करना चाहिए भाई? बदलना चाहिए। अब इस पे कवि क्या कहना चाहते हैं वो देखते हैं। आओ रिएक्शन लिखते हैं। यहां पे मैंने लिखा A + B और अपने को मिला C। कोई दो अभिकारक है A + B, अपने को मिला C। बात समझ में आ गई? बोले यस, ये रूल है, ये सारे के सारे रूल है, इसको ध्यान से देखना। ठीक है, और साथ में जो है मैंने कहा भैया 20 जूल ऊर्जा बाहर निकल रही है। कभी क्या कह रहे हैं यहां पे? सुनो अब एक बात बताओ, यदि मैं यहां पर लिख दे रहा हूं 2A + 2B एंड इट गिव्स व्हाट? 2C।
बताओ कितनी ऊर्जा बाहर निकलेगी, जल्दी बताओ, मैं इधर देख रहा हूं, जल्दी बताओ। तो आप कहोगे सर बहुत सिंपल है, अरे एक ए और एक बी मिलकर उतना बना रहा था, 2a और 2b मिलकर कितना बनाएगा, तो भैया 40 जूल ऊर्जा बाहर निकलेगी। मतलब ये कि यदि इस पूरे समीकरण को 2 से गुणा करेंगे, बहुत ध्यान से सुनना है, यदि इस पूरे समीकरण को हम लोग जो है 2 से गुणा करेंगे तो भैया उससे निकलने वाली ऊष्मा को भी किससे गुणा करना पड़ेगा, बबुआ 2 से ही गुणा करना पड़ेगा। अब आप लोग सर इतना हलवा नियम, ये बहुत हलवा नियम है, पर बच्चे कई बार इसको मिस कर देते हैं, अपने को मिस नहीं करना है, ठीक है। चलो ठीक है, ये वाला भी क्लियर। चलो अगले वाले पर आते हैं। यदि अभिक्रिया को रिवर्स करोगे, यदि अभिक्रिया को क्या करोगे, रिवर्स करोगे, चलो इसको अपन समझते हैं, ये तो आपको 9-10 से आता है, आओ आओ इसको भी रगड़ते हैं अपन। चलो मैं क्या कह रहा हूं, बहुत ध्यान से देखना। मैंने कहा भैया मेरे पास ना कैल्शियम कार्बोनेट है, अरे यार भाई ऐसे मत कर यार भाई। चलो मैं कह रहा हूं मेरे पास कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट से मुझे CaO और मुझे CO2 बनाना है। क्या करना पड़ेगा, अपने आप तो ये टूटने वाला है नहीं, एकदम सख्त होता है ये, अपने आप टूटने वाला बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ध्यान से देखिएगा, अपने आप ये बबुआ टूटने वाला ही नहीं है, अपने को यहां से देनी पड़ेगी ऊर्जा, या आप ये कह लो कि ऊर्जा जो है वो अपन ऊष्मा के रूप में दे रहे हैं। तो मान लेते हैं कि अपन ने 20 जूल ऊर्जा दी, मान लेते हैं कि अपन ने 20 जूल ऊर्जा दी, ठीक है। अब यह अभिक्रिया कैसी है, तो आप बोलोगे सर ऊष्मा शोषी है, आपने 20 जूल ऊर्जा दी है, तो यदि मैं यहां पर लिखूंगा डेल H तो वो कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर +20 जूल, हाँ ना। तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब 20 जूल आपने क्या दी भाई, ऊर्जा दी, तो वो बन गया CaO, साथ में आपको मिला CO2, राइट। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी। और आपने कहा सर क्योंकि एनर्जी हम दे रहे हैं, आपने कहा सर क्योंकि एनर्जी हम दे रहे हैं इसलिए हम इसको लिखेंगे यहां पर +20 जूल। बहुत शानदार वाली बात। अब मैं कह रहा हूं कि नहीं, मेरे को तो थोड़ा तूफानी कर रही है, मजा ही नहीं आता, अपन साइंस वाले, मेरे स्टूडेंट्स और मेरे को तूफानी करना है, अपन मजा ही नहीं आता। तो मैंने कहा सुनो एक काम करते हैं, रिवर्स करते हैं। अब CaO को अपन रखते हैं और CO2 को हम लोग रखते हैं भाई किसमें, तो अभिकारक में। आपने कहा हाँ जी सर, चलो अभिकारक में अपन ने रखा, CaO मिला, CaCO3 मिला, और अब जो है साथ में ऊष्मा जो है वो बाहर निकल गई। अब अभिक्रिया कैसी हो गई, तो आपने कहा सर ऊष्मा शेपी, चलो खत्म बात। आपने कहा सर जज्बात बिल्कुल बदल गए, इस बार सब कुछ बदल गया, समय जो है बिल्कुल कैसा हो गया, चेंज हो गया, अब ऊष्मा छिपी निकल रही है। अब बताओ जरा क्या लिखोगे यहां पर, डेल H बराबर में क्या लिखूंगा, जल्दी बताओ, आगे बढ़ते हैं फिर। हरी। तो अब आप बोलेंगे कि सर देखो ऊष्मा तो यहां पर बाहर निकल रही है, एक चीज तो यहां पर भैया क्लियर हो गई कि यहां पर नेगेटिव आएगा क्योंकि ऊष्मा बाहर निकल रही है। दूसरी बात ये कि जब ऊष्मा देने पर ये दोनों बन रहे थे तो इन दोनों के मिलने पर उतनी ही ऊष्मा जो है वो कैसी हो जाएगी, भाई बाहर निकल जाएगी। सो दिस विल टर्न इनटू व्हाट, -20 जूल, खत्म खेल। अब हम अलग अलग प्रकार की क्या देखने वाले हैं भाई, प्रोसेस देखने वाले हैं, वहां से कहानी बहुत सिंपल हो जाएगी। ध्यान से देखिएगा, और जितने प्रकार की हम यहां पर रिएक्शन देखेंगे उन सब के लिए हम यहां पर बात करेंगे एंथैल्पी में परिवर्तन की। क्लियर है कहानी, यस सर। चलो तो इतना आप नोट कर लेंगे, ये बात आपके बहुत बढ़िया तरीके से खोपड़ी के अंदर सेट हो गई। और हम बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, तो यही समझना था अपने को, समझ लिया। रिएक्शन चेंज, डायरेक्शन चेंज, तो उसके अंदर जो साइन लगा हुआ है, जो चिन्ह लगा हुआ है पॉजिटिव और नेगेटिव का, वो भी कैसा हो जाएगा आपका, चेंज हो जाएगा। खत्म बात। चलिए भैया बहुत ध्यान से देखिएगा, जितनी भी आपकी ताप रासायनिक समीकरण होते हैं, जितनी भी आपकी ऐसी इक्वेशंस होती है, इसमें अभिकारक और उत्पाद, इसमें आपके जो अभिकारक हैं और उत्पाद हैं, इनकी जो भौतिक अवस्थाएं होती हैं, इनको हमें जो है वहां पर लिखना बहुत जरूरी हो जाता है। कहां पर, तो भैया समीकरण के अंदर। यदि आप ऐसा नहीं लिखोगे तो आपकी जो इक्वेशन है ना, ठीक है, वो कभी कभी कैसी हो जाएगी भाई, गलत हो जाएगी। चलिए भाई बात समझ में आ गई, तो स्टार्ट करते हैं कहां से, बहुत ध्यान से देखिएगा, अभिक्रिया की मानक एंथैल्पी से। जब आप कहते हो अभिक्रिया की मानक एंथैल्पी, इसका मतलब क्या होता है, तो देखो भैया अभिक्रिया तो हो रही है, कोई भी यदि आपका रासायनिक परिवर्तन है तो उसको आप क्या बोलोगे, अभिक्रिया हो रही है। भले ही वो दहन हो,
भले ही वो किसी अणु का बनना हो, भले ही जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट का 2 भाग में टूटना हो, भले ही वो वियोजन अभिक्रिया हो, भले ही वो संयोजन अभिक्रिया हो, भले ही वो आपकी विस्थापन अभिक्रिया हो या फिर द्विविस्थापन अभिक्रिया हो, अभिक्रिया किसी भी प्रकार की यदि है तो उसको आप क्या बोलोगे? आप उसको अभिक्रिया ही तो बोलोगे। अभिक्रिया किसी भी प्रकार की तो आप उसको क्या बोलोगे? हाँ, अभिक्रिया बोलोगे। अलग अलग प्रकार हो सकते हैं। तो हम ना इसके मानक एंथैल्पी को देखेंगे। अब इसकी मानक एंथैल्पी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एंथैल्पी में यदि परिवर्तन हो रहा है तो देखो, आर बोले तो रिएक्शन, आर बोले तो रिएक्शन, एच बोले तो किस में परिवर्तन हो रहा है भाई? एंथैल्पी में परिवर्तन हो रहा है। और यहां पर आप नॉट लगा दीजिए, यहां पर जो है आप कौन सी चीज लगा दीजिए? नॉट लगा दीजिए। तो यदि कहीं पर ऐसा लिखा हुआ है, इसका मतलब ये कि कोई अभिक्रिया हो रही है और किन मापदंडों पे हो रही है, तो आपने कहा सर बहुत सिंपल है, मानक पे हो रही है, क्योंकि क्या लगा हुआ है भाई? नॉटी वाला नॉट लगा हुआ है, ऊपर लगा हुआ है। बात समझ में आ गई? चलो, तो ये हो गई सिचुएशन, अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं, नोट कर लो। चलो, बढ़िया। आपने कहा हाँ जी सर, हाँ जी सर, हाँ जी सर। बढ़ेंगे आगे, बहुत ध्यान से देखिएगा। अब यदि हम बात करते हैं कुछ एक उदाहरण के साथ में, तो भाई सीधी सी बात है, एथेनॉल को तो आप जानते ही हो, एथेनॉल को पूरी दुनिया जानती है। C2H5OH क्या होता है? तो भैया इथाइल अल्कोहल होता है। बात समझ में? तो एथेनॉल की यदि हम मानक अवस्था में, मानक अवस्था मतलब 298 केल्विन और 1 बार, 1 ATM होगा ना यार, 1 बार थोड़ी होगा, लगभग बराबर होते हैं बट 1 ATM पर यदि हम क्या करेंगे, ठीक है, यदि हम बात करेंगे तो भैया वो कैसा होगा? एकदम द्रव, एक मिनट, द्रव एथेनॉल की मानक अवस्था, अच्छा मानक अवस्था की बात हो रही, सॉरी, मानक अवस्था के बारे में बात हो रही है, मतलब स्टेट के बारे में बात हो रही है। अब यदि आप अल्कोहल के बारे में बात करोगे तो अल्कोहल भैया नॉर्मल टेम्परेचर पे कैसा दिखता है? तो आप बोलोगे सर देखा था एक जगह हमने, लिक्विड स्टेट में दिखता है। बात समझ में आई? तो भैया कौन से स्टेट में दिखता है? तो लिक्विड स्टेट में दिखता है। चलो, बहुत बढ़िया। पर यदि आप लोहे की बात करोगे तो लोहे की यदि आप बात करोगे, बात समझ में आ रही है, तो ये कैसा रहेगा? तो ये भी स्टैंडर्ड कंडीशन में कैसा रहेगा भैया? शुद्ध रहेगा। 500 केल्विन तक लेकर जाओगे तब भी ये ठोस रहेगा और ठोस अवस्था में पाया जाएगा। बात समझ में आ रही है? इसीलिए यदि हम देखें तो आंकड़े जो है वो लिए जाते हैं किस पर? रूम टेम्परेचर पे, यानी कि 298 केल्विन पे। क्योंकि देखो 25 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो कितना होता है? 298 केल्विन होता है। ये होता है 298 केल्विन, दैट्स ऑल। तो ये हो जाता है आपका 298 केल्विन, दैट्स ऑल। बात समझ में? तो हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। बढ़ते हैं आगे। इन पॉइंट्स का बहुत ज्यादा मतलब नहीं है यदि आपको नहीं पता तो। देखिए, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले बात हो रही है भैया प्रावस्था परिवर्तन में एंथैल्पी, एनवेल्पी नहीं, एंथैल्पी, एंथैल्पी प्लस एनवेल्पी, राइट। तो यहां पर अपन इसको लिख देते हैं एंथैल्पी परिवर्तन, है ना? एंथैल्पी, थैल्पी, थैल्पी, एंथैल्पी। चलो, एंथैल्पी परिवर्तन। क्लियर है कहानी? बोलिए यस सर। अब देखो भैया, मैं कह रहा हूं यदि आप बर्फ को पिघलाना चाहते हो तो उसके लिए आपको ऊष्मा चाहिए ना। बात समझ में? तो जब भी स्टेट में परिवर्तन होगा, जब भी किस में परिवर्तन होगा? प्रावस्था या फिर अवस्था में परिवर्तन होगा, तब जो है अलग अलग प्रकार से आपकी एंथैल्पी में भी परिवर्तन होगा। तो एक काम करते हैं, वो सारी रिएक्शन देख लेते हैं जिनके लिए एंथैल्पी में परिवर्तन अभी अपने लोगों को पढ़ना है। क्लियर है? बहुत ध्यान से देखना, बहुत मजेदार। चलो समझते हैं भैया इस खेल को, आ जाओ। 3 उदाहरण लेंगे, वहां से बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। पहला उदाहरण हमने जो है पहला उदाहरण लिया। इस उदाहरण में हमारे पास H2O जो है वो कौन सी अवस्था में है? तो भाई जलीय अवस्था में है। आपको इसको क्या करना पड़ेगा? ऊष्मा देनी पड़ेगी। आपने कहा सर हमने इसको ऊष्मा दी और थोड़ी देर बाद जो है ये क्या हो गया? तो भाई लिक्विड स्टेट से किस पर आ गया? तो गैसियस स्टेट पर आ गया। ये लिक्विड स्टेट से किस पर आ गया? तो गैसियस स्टेट पर आ गया। चलो, मस्त वाली बात। तो यहां पर लिक्विड स्टेट, वहां पर गैसियस स्टेट। क्या दिया आपने इसमें? तो आपने कहा सर इस पे हमने ऊष्मा दी। कौन सी ऊष्मा दी? तो आप एक बात बताओ, ये प्रक्रिया कौन सी हुई? तो ये प्रक्रिया जो है ये कौन सी हुई? तो आपने कहा सर ये वाष्पीकरण हुई। आपने कहा सर ये वाष्पीकरण हुई। तो ऊष्मा जो दी वो किसकी दी आपने? वाष्पीकरण की दी, वाष्पन की ऊष्मा दी। वाष्पीकरण तो नहीं, वाष्पन, क्योंकि वाष्पीकरण रूम टेम्परेचर पे होता है। तो आपने कहा सर इसको हमने वाष्पन पे दिया, वेपराइजेशन हुआ। इसको अपन शॉर्ट में क्या बोलेंगे भाई? वेपराइजेशन बोलेंगे।
बात समझ में आई? तो अब ये जो ऊष्मा है इसको आप लिखोगे कैसे? तो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। देखो परिवर्तन तो हो रहा है, आपने कहा ऊर्जा तो देनी पड़ रही है, एनर्जी देनी है, तो उसको आपने डेल्टा लिख दिया। यहां पर आपने जो है लिखा वैप। जिस भी प्रकार की प्रक्रिया है वहां पर ऐसा लिख देने का, आगे की तरफ H लिख देने का, और यदि मानक अवस्था में है तो ऊपर नॉट बना देने का। तो अभी तक जिसको हम ऊष्मा कह रहे थे, बेसिकली क्या हो रहा है कि भैया उसमें परिवर्तन हो रहा है। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी। मतलब कि इधर पे आपको डेल्टा लिख देने का, यहां पर आपको वेब लिख देने का, और यहां पर आपको H लिख देने का। और इसको आप क्या बोलोगे? इसको आप बोलोगे वाष्पन के लिए। आप क्या बोलोगे? वाष्पन के लिए मानक एंथैल्पी, पूरा ही लिख देते हैं, एंथैल्पी परिवर्तन। बात समझ में? अब ये एक तरीका था भाई। इस प्रक्रिया को आप क्या बोलोगे? आप इसको बोलोगे सर वाष्पन हो रहा है। अब एक और प्रक्रिया लिखते हैं, आ जाओ, बहुत मस्त वाली बात। चलो, अब मैंने कहा कि भैया मेरे पास ना गंधक है, सल्फर है, या फिर मैंने कहा कि मेरे पास कपूर है। चलो, तो मैंने कहा कि मेरे पास कपूर है। अब ये जो कपूर है ये कौन से स्टेट में एग्जिस्ट करता है? तो आपने कहा सर बहुत सिंपल है, कपूर सॉलिड स्टेट में रहता है, ठोस अवस्था में कपूर पाया जाता है। अब इस कपूर को जब आपने ऊष्मा दी तो कपूर जो है वो सॉलिड स्टेट से किस में आ गया? अभी भी ये कपूर है पर ये गैसीय अवस्था में आ गया। कुछ में से इसका कुछ पार्ट जल भी जाएगा। बात समझ में? तो जब आपने इसको गर्म किया, ऊष्मा दी, जब आपने इसको, ठीक है, आपने इसको ताप बढ़ा दिया, जलाया नहीं, आपने इसका जब ताप बढ़ा दिया तो भैया ये आपके ठोस अवस्था से किस में आ गया? भाई गैसीय अवस्था में आ गया। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी। तो इसको आप क्या बोलोगे बताओ? क्लास 9th की बात। तो आप कहोगे सर देखो ठोस है और लिक्विड हुए बिना सीधे गैस में जा रहा है, इसको अपन ऊर्ध्वपातन कहेंगे। बात समझ में आई? तो इसको हम बोलेंगे ऊर्ध्वपातन। तो प्रक्रिया जो है वो कौन सी हो रही है? जैसे यहां पर वाष्पन थी वैसे ही यहां पर जो है वो क्या हो गई? ऊर्ध्वपातन। वाष्पन थी, ऊर्ध्वपातन। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? क्योंकि लिखना इंग्लिश के हिसाब से ही है। तो आपने कहा सर सब्लिमेशन। तो इंग्लिश के हिसाब से हम इसको क्या बोलेंगे? तो आपने कहा सर ये हो जाएगा सब्लिमेशन। तो अब यदि इस ऊष्मा को मुझे रिप्रेजेंट करना होगा तो मैं यहां डेल्टा लिखूंगा। मैं यहां पर क्या लिखूंगा? तो भैया मैं यहां पर SUB लिखूंगा, राइट। यहां पर मैं आपका H लिखूंगा, यहां पर मैं नॉट लिखूंगा। खेल कैसा हो गया? खत्म हो गया। क्लियर है? बात खत्म। कितने देखे? 2 देखे। ऐसी 50 प्रकार की अभिक्रियाएं होती होंगी। कहीं पर हम जो है वेपराइजेशन की बात करते होंगे, कहीं पर जो है हम सब्लिमेशन की बात करते होंगे। पर देखो ये एक चैलेंजिंग है आपके लिए। अलग अलग प्रक्रियाओं के लिए नीचे जो भी लिखा रहेगा वो बेसिकली एक प्रक्रिया है, पर ये अपनी जो है इंग्लिश में ही होगी भैया। बात समझ में आई? मतलब यहां पर कभी वाष्पन नहीं लिखा रहेगा, कितने गया इत्थे। यहां पर कभी भी वाष्पन नहीं लिखा रहेगा, यहां पर वेपराइजेशन ये लिखा रहेगा। पर मेरे को नहीं लगता इससे परेशानी, इससे अपना फायदा ही है। पूछो कैसे? अब कोई भी प्रोसेस जो है अपने को वो इंग्लिश में भी याद हो जाएगी और हिंदी में भी याद हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? बोलो यस सर। बढ़िया से इसको अपनी कॉपी में नोट करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। तो अब जैसे 2 प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया हमने यहां पर देखी, वैसी अलग अलग प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। और हमें क्या करना है? बहुत इंटरेस्टिंग कहानी कि जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं उनमें जो एंथैल्पी में परिवर्तन होगा, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, शून्य हो सकता है, बस उसके बारे में देखना है। कोई कैलकुलेशन आज अपने को इस क्लास में नहीं करना है। आप इसको नोट करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे, मजा आएगा। चलो चलो भैया, तो वाष्पन देख लिया, वेपराइजेशन और सब्लिमेशन यानी कि ऊर्ध्वपातन भी हमने देख लिया। और इसी को अपन क्या बोलेंगे भाई? अवस्था में क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। बात समझ में? अब हम गलन की यहां पर एंथैल्पी जो है वो भी देख सकते हैं। गलन बोले तो क्या होगा भाई? फ्यूजन होगा। जब कोई चीज ठोस अवस्था के इस पे आ जाती है, गल जाती है, तो भैया लिक्विड स्टेट पर आ जाती है। बात समझ में आई? बोलो यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। ठीक है, तो जब भी स्टेट में चेंज होगा तब हम उसको बोलेंगे प्रावस्था में एंथैल्पी परिवर्तन होगी। बहुत सिंपल सा टॉपिक है। ठीक है, देखो जो फ्यूजन के लिए लिखा हुआ है, कैसा लिखा हुआ है यहां देखो ध्यान से। मैं कह रहा हूं भाई मेरे पास H2O है, आपने कहा हाँ जी सर। तो ये रहा H2O, ये कौन सी अवस्था में है? तो भैया ठोस अवस्था में। बात समझ में आ गई? बोले यस सर। इस ठोस अवस्था में हमने यहां से क्या किया? तो ऊष्मा दिया।
ठोस अवस्था में है, हमने क्या किया, यहां से ऊष्मा दिया तो जल जो था वो बन गया, बर्फ पिघल गई और क्या बन गया, तो भाई जल बन गया। तो ये जो ऊष्मा आप दे रहे हो इसको आप क्या बोलोगे, आप इसको डेल्टा तो लिखोगे ही लिखोगे, क्योंकि भाई आपकी एंथैल्पी में परिवर्तन हो रहा है। दूसरी बात ये कि ये जो प्रक्रिया है इसको आप क्या बोलोगे, तो इसको आप बोलोगे गलन, यानी कि फ्यूजन। बात समझ में आई? तो भैया आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में पता होना चाहिए, नहीं तो ये पर्टिकुलर टॉपिक जो है उसमें खेल कैसा होगा, बिगड़ जाएगा। पर ये अच्छी बात है क्योंकि इससे रिवीजन भी हो जाता है हमारा। चलिए, तो अब मुझे यहां पर लिखना पड़ेगा, पूरा मत लिखो, FUS लिख दो, यहां पर H लिख दो, यहां पर नॉट लिख दो। तो वो ऊष्मा, बात समझ में आई, जिसके कारण एक मोल, ये हमेशा एक मोल के लिए ही होती है, बहुत ध्यान से देखिएगा। तो वो ऊष्मा जिसके कारण एक मोल आपका जो जल था, जल नहीं, आपका जो बर्फ था वो एक मोल जल में परिवर्तित हो रहा है, उस एंथैल्पी को, उस ऊष्मा को आप क्या बोलेंगे, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन या फिर गलन की एंथैल्पी। तो कहीं लिखा होगा यहां पर, बात समझ में आई? तो ये क्या हो जाएगी भैया, गलन की एंथैल्पी हो जाएगी। तो यहां पर ये मानक अवस्था में क्या हो जाएगी, गलन एंथैल्पी हो जाएगी। बहुत ध्यान से देखना बेटा, ये हो जाएगी गलन एंथैल्पी। यदि जल बर्फ में बदलता है, ठीक है, अच्छा इसके विपरीत यदि होता है, बात समझ में आ रही है, इसके विपरीत यदि होता है, मतलब जल जो है बर्फ में परिवर्तित होता है, तो जितनी ऊष्मा आपने दी थी उतनी ऊष्मा जो है वो बाहर की तरफ निकल जाएगी। तो ये सब अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और जल्दी जल्दी देख लेते हैं कौन से प्रकार की एंथैल्पी परिवर्तन होती है। ठीक है, चलिए आइए आइए भैया और आगे बढ़ते हैं। हाउ, पहला वाला पॉइंट 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, ठोसों का जो गलन है वो ऊष्मा शोषी होता है, बहुत शानदार वाली बात। दूसरी बात यह, वाष्पीकरण में ऊष्मा की आवश्यकता होती है। तीसरी बात यह, बात समझ में आ रही है कि तीसरी बात यह, हाँ वेपराइजेशन भी अपन देख चुके हैं, तीनों देख लिया ना अपन ने, गलन देख लिया, वेपराइजेशन देख लिया जिसको हम वाष्पन कहते हैं, और साथ में हमने ऊर्ध्वपातन यानी कि सब्लिमेशन भी देख लिया। ठीक है, चलो बहुत मस्त वाली बात, ऊर्ध्वपातन भी हमने देख लिया। चलिए ठीक है, तो ऊर्ध्वपातन में होने वाली एंथैल्पी परिवर्तन कई बार सीधे सीधे पूछ ली जाती है। लिखना क्या है, बहुत ध्यान से देखिएगा, किसी ठोस के एक मोल को, किसी ठोस के एक मोल को स्थिर ताप और मानक दाब, यानी कि एक बार, यार मानक दाब में एक बार है, एक एटीएम नहीं है, ओके, मानक दाब यानी कि एक बार पर ऊर्ध्वपातन में होने वाली एंथैल्पी परिवर्तन को हम क्या बोलेंगे, उसकी मानक ऊर्ध्वपातन एंथैल्पी बोलेंगे। बात समझ में आ रही है, बोले यस सर। पर बेटा 1 एटीएम जो होता है ना वो ऑलमोस्ट बराबर होता है 1.01 बार के। बात समझ में आ रही? तो लगभग ये दोनों कैसे होते हैं भाई, बराबर होते हैं। चलो ठीक है, लगभग बराबर होते हैं, एग्जैक्ट नहीं होते हैं। क्लियर है कहानी, नोट करेंगे, बढ़ेंगे आगे। चलो सब तो देख लिया और आगे बढ़ते हैं। अब पूछते हैं भैया कि मानक विरचन एंथैल्पी क्या है। अब देखो ये नाम ना विरचन है, विरचन। मैं कह रहा हूं भैया काहे ऐसे नाम बनाते हो यार, मैं कह रहा हूं क्यों ऐसे नाम बनाते हो जिसको देखकर ही नींद आने लगे बच्चों को। बात समझ, विरचन बोले तो फॉर्मेशन, फॉर्मेशन भी मुश्किल लग रहा है, विरचन बोले तो बनना। अब ये सवाल पैदा होता है कि भाई यहां पर बनना या विरचन का मतलब क्या होता है। बात समझ में, तो बड़े ध्यान से देखिएगा, किसी भी यौगिक के एक मूल को उसके ही तत्वों से जो अपने सबसे स्थायी रूप में लिए जाते हैं, कोई भी यौगिक को आप बना रहे हो किससे, उसके तत्वों से जो अपने सबसे स्थायी रूप में लिए गए हो। बात समझ में आ रही है, ऐसे रूप संदर्भ अवस्था भी कहते हैं। ठीक है, चलो, से विरचित यानी कि बनाना, बनाया जाता है। क्या किया जाता है, तो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी भाई, बनाया जाता है, बनाया जाता है या बनाया जाना, तो ये क्या हो जाएगा, तो भाई बनाया जाना हो जाएगा। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी। तो भाई किसी भी यौगिक के एक मोल को, किसी भी यौगिक के एक मोल को उसके ही तत्व, भाई कोई यौगिक बन रहा है तो किससे मिल रहा है, बात समझ में आ रही है, तत्वों से मिलकर बन रहा है। तो किसी भी यौगिक के एक मोल को उसके ही तत्वों से बनाया जाता है। बात समझ में आ रही है, तो इसको इस समय पर जो भी एंथैल्पी में परिवर्तन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी। पर याद रहे, एक मोल बनना चाहिए, 2 मोल नहीं बनने चाहिए, सिर्फ 1 मोल बनना चाहिए। इसको हम क्या बोलेंगे, विरचन की एंथैल्पी बोलेंगे। बात समझ में आ रही है। और रिप्रेजेंट कैसे करोगे, अब देखो फॉर्मेशन है,
अब क्या दिया है, फॉर्मेशन है, तो एंथैल्पी में परिवर्तन को डेल्टा लिखोगे, यहां पर एफ लिखोगे, यहां पर एच लिखोगे, और मानक यदि अवस्था है तो यहां पर नॉट लगा दोगे। क्लियर, बोलो यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। तो ऐसे इसको अपने को लिखना है। देखो यहां पर बना भी हुआ है बेटा। तो मैं क्या कह रहा हूं, आपको जो है उल्टे सीधे चिन्ह देखकर घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बहुत सिंपल सी कहानी है, 4-5 एग्जांपल उठा के पटकते हैं, अभी बात बढ़िया से खोपड़ी में सेट हो जाएगी। बहुत शानदार, ध्यान से देखना। मैं कह रहा हूं भाई मेरे पास कार्बन है, मेरे को बनाना है CH4। क्या लेंगे हम, उदाहरण लेंगे। उदाहरण किसके लेंगे, तो बहुत सिंपल सी कहानी, विरचन। ठीक है, इसके हम जो है उदाहरण लेंगे। विरचन क्या होता है, तो बेटा फॉर्मेशन होता है। विरचन क्या होता है, तो बहुत सिंपल सी कहानी भाई, फॉर्मेशन होता है। क्लियर है, बोलो यस सर, खत्म। एक उदाहरण लेते हैं, कार्बन है। कार्बन कौन सी अवस्था में पाया जाता है, तो आपने कहा सर ये ना ठोस अवस्था में। मेरे पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कौन सी अवस्था में पाया जाएगा, तो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी, गैसीय अवस्था में। बात समझ में आ गई, आपने कहा हाँ जी सर, पर याद रहे एक ही मोल बन रहा है, तो मैंने यहां CO2 लिख दिया। कौन सी अवस्था में बनेगा, तो G अवस्था में बनेगा। अब जब ये प्रक्रिया होगी तो साथ में जो है ऊष्मा भी बाहर निकलेगी, और ऊष्मा भी बाहर निकलेगी। तो आप यदि ध्यान से देखेंगे तो ये प्रक्रम कौन सा हुआ, तो आपने कहा सर इसका मतलब होता है बनना, पर पढ़े लिखे लोग इसको क्या बोलते हैं, विरचन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फॉर्मेशन। बात समझ में आई। और ये जो ऊष्मा बाहर निकल रही है ये क्या हो जाएगी, तो उसको अपन यहां लिख देते हैं, क्योंकि जितनी ऊष्मा बाहर निकल रही है वही एंथैल्पी में क्या है भैया, परिवर्तन है। यहां पे डेल्टा लिखने का, फॉर्मेशन के लिए स्मॉल वाला F यहां पर आपको लिखने का, यहां पर H लिखने का, और यहां पर नॉट लिखने का। मतलब मानक अवस्था में, बहुत ध्यान से देखेंगे भाई, मानक अवस्था में, मानक अवस्था में, बहुत ध्यान से देखेंगे, मानक अवस्था में यदि CO2 का एक मोल बन रहा है उन तत्वों से जो कि अपनी, ठीक है, आधारभूत अवस्था में पाए जाते हैं, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, ठीक है, तो ये कहलाएगी हमारी एंथैल्पी, स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर फॉर्मेशन, या इसी को हम बोलेंगे विरचन एंथैल्पी। खत्म बात। या पूरा आप लिखेंगे तो CO2 के लिए क्या, तो भाई विरचन एंथैल्पी, तो ये हो जाएगी CO2 के लिए विरचन एंथैल्पी। क्लियर, यस सर। एक और लिखते हैं, चलिए आइए। ये पहला उदाहरण था, एक उदाहरण हम और लेते हैं, बहुत शानदार वाली बात। मैंने कहा भैया कार्बन है, सॉलिड स्टेट में है, मेरे पास 2H2O है, कौन से स्टेट में है, तो भाई गैसीय स्टेट में है। क्लियर, दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, तो भैया CH4 बना रहे हैं। कौन से स्टेट में, तो भाई गैसीय स्टेट में। कौन सी अवस्था में, गैसीय अवस्था में। तो जितनी ऊर्जा यहां पर आपको या तो दी होगी या फिर बाहर निकलेगी। बात समझ में, तो जितनी भी ऊर्जा यहां पर जो है बाहर निकलेगी उसको भी आप बोलोगे विरचन की एंथैल्पी। खत्म बात। क्लियर, पर याद रहे एक मोल के लिए, याद रहे कि भैया जिस भी चीज की विरचन की एंथैल्पी निकाली जा रही है वो सिर्फ कितने मोल के लिए, तो आपने कहा सर एक मोल, ये फिक्स्ड है, एक से ज्यादा मोल होंगे तो खेल बिगड़ जाएगा। बात समझ में आई, तो एक मोल के लिए आपको निकालना है। चलो नोट कर लो, उदाहरण देखते हैं, दिमाग के अंदर फिट करते हैं और हीरो बनते हैं। आइए जल्दी से स्क्रीनशॉट लेकर अपनी कॉपी में नोट करेंगे भैया सभी लोग, अपन बढ़ेंगे आगे। आ जाओ। तो नीचे कुछ एक अभिक्रियाएं दी हुई है जिसमें उनकी मानक विरचन मोलर एंथैल्पी दी हुई है। मोलर एंथैल्पी क्यों, एक मोल के लिए अपन निकाल रहे हैं, है ना, अपन एक मोल के लिए निकाल रहे हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, मानक। देखो मानक क्यों, क्योंकि हमने दाब और ताप जो है उसको फिक्स कर लिया है। मानक, विरचन क्योंकि फॉर्मेशन हो रहा है, मोलर एंथैल्पी। बात खत्म। तो यदि आप जल के बारे में बात करोगे, देखो जल के लिए, ये किसके लिए बेटा, तो ये जल के लिए। ये किसके लिए, तो बहुत ध्यान से देखिएगा क्या बन रहा है, मीथेन के लिए। तो अलग अलग जो यौगिक होते हैं, कंपाउंड होते हैं, बात समझ में आ रही है, उनके लिए यहां पर विरचन मोलर एंथैल्पी दी हुई है। पक्का, खत्म बात। चलो अभी नीचे क्या लिखा है, यहां पर यह समझना महत्वपूर्ण है कि मानक विरचन एंथैल्पी मानक अभिक्रिया एंथैल्पी का एक विशेष स्थिति है। बिल्कुल सही बात, क्योंकि अभिक्रियाएं तो कोई भी हो सकती है,
कितने प्रकार की अभिक्रियाएं होती है, अभी सारी मैं आपको लिखवाने वाला हूं। बहुत इंटरेस्टिंग बात, नोट कर लो बेटा। इसी तरीके से यदि कोई बोले कि भैया अल्कोहल के लिए, तो ये क्या है आपका एथेनॉल है, तो ये एथेनॉल है। क्लियर, बोलो यस सर, यस सर, यस सर, नोट कर लो। चलो, मस्त वाली बात, शानदार वाली बात, जानदार वाली बात। हम थोड़ा और आगे बढ़ने वाले हैं। तो अब आप बोलेंगे कि सर इस तरीके से तो कोई भी यौगिक यदि हम बना रहे हैं तो उसके लिए हम विरचन एंथैल्पी जो है ये उपयोग करेंगे। पर भैया ऐसा नहीं होता है, बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यदि हम कैल्शियम कार्बोनेट बनाते हैं, बात समझ भाई, तो कैल्शियम कार्बोनेट अपने तत्वों से ना मिलकर दूसरे यौगिकों से मिलकर बन रहा है, तो इसको हम विरचन एंथैल्पी नहीं कहेंगे। बहुत सिंपल सी कहानी है कि 1 मोल बनना चाहिए किसी यौगिक का, और किससे बनना चाहिए, तो भैया तत्वों से मिलकर बनना चाहिए। बात कैसी हो गई, खत्म। क्लियर है कहानी, बोलो यस सर, ठीक है। चलो, तो ये यहां पर हम इसको विरचन एंथैल्पी नहीं कहेंगे, पर क्योंकि ये एक रिएक्शन तो हो ही रही है, इसलिए हम इसे अभिक्रिया की एंथैल्पी यानी कि ऊष्मा कहेंगे। ठीक है, नोट करेंगे। चलिए, मैंने कहा बिल्कुल सही बात। चलो और आगे बढ़ेंगे, है ना। एक और रिएक्शन यदि हम ले ले तो बहुत ध्यान से देखिएगा। अब मैं कह रहा हूं भाई मुझे HBr बनाना है, मुझे क्या बनाना है, HBr बनाना है। अब मैंने क्या किया, मैंने यहां पर H2 लिया, मैंने यहां पर Br2 लिया, और मैंने इसको परिवर्तित कर दिया किसमें, HBr में। आपने कहा हाँ जी सर, बहुत बढ़िया वाली बात। तो H2 लिया, Br2 लिया, फिर मैंने यहां पर इसको HBr में परिवर्तित कर दिया। सब कुछ बिल्कुल सही है, तत्वों से भी मिलकर बन रहा है, पर डिफरेंस क्या है कि 2 मोल बन रहे हैं, और अपने को कितने चाहिए भाई, 1 मोल चाहिए। तो यहां पर जो रिएक्शन हो रही है ना, उसके लिए जो ऊर्जा निकल रही है वो कितने निकल रही है भाई, 72.8 किलो जूल प्रति मोल निकल रही है। बोलो यस सर। तो ये रिएक्शन के लिए तो बिल्कुल ठीक है, पर आप इसको डेल एफ एच नॉट नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, 2 मोल बन रहे हैं, अपने को कितना बनाना है, सिर्फ 1 मोल बनाना है। कहानी कैसी है, बिल्कुल सिंपल है। तो हम क्या करेंगे, हम देखो 2 मोल बन रहे हैं, 1 मोल बनने वाला है नहीं नॉर्मल सिचुएशन पे, तो हम क्या करेंगे, जो भी रिएक्शन हो रही है, राइट, बोलो यस सर, उसको हम क्या करेंगे, डेल आर एच डिवाइड बाय हम उसको 2 कर देंगे, खत्म बात। ये देखो ये लिखा हुआ है, बात समझ में। अपने को 1 मोल के लिए ही बताना है, यदि आप विरचन की एंथैल्पी की बात करोगे तो अपने को जो है 1 मोल के लिए ही बताना है। बात समझ में आ गई। चलो भैया नोट करो, बढ़ते हैं आगे, और एक मस्त वाली बात बताता हूं फिर, है ना। चलो आ जाओ। तो इस तरीके से वो कैसी हो जाएगी, तो भैया आधी हो जाएगी, मस्त वाली बात। ठीक है, इसको आप ऐसे रिप्रेजेंट भी कर सकते हो। कुछ चुने हुए पदार्थों की हमारे पास 298 केल्विन पर क्या दी हुई है, तो भाई विरचन एंथैल्पी यानी कि फॉर्मेशन की एंथैल्पी दी हुई है। कुछ की पॉजिटिव है, कुछ की नेगेटिव है, और यदि आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो कुछ की शून्य भी है, आगे भी कहीं पर होगी। हाँ बिल्कुल, तो बेटा कुछ की शून्य भी है। मतलब ब्रोमीन यदि रूम टेम्परेचर पे बनेगा, या फिर आपका ग्रेफाइट यदि रूम टेम्परेचर पे बनेगा, सामान्य तापक्रम पे बनेगा, तो इस सिचुएशन में इसकी विरचन की जो एंथैल्पी होगी वो कितनी होगी, आपकी शून्य होगी। तो देखो एक बार ना नीट में एक क्वेश्चन पूछ लिया गया, 4 अलग अलग प्रकार की रिएक्शन दे दी गई और पूछा गया कि बताओ किसकी विरचन एंथैल्पी जो है वो शून्य है मानक अवस्था में। बात समझ में। तो इस टेबल से आप याद रख लो, ब्रोमीन की लिक्विड स्टेट में, कार्बन ग्रेफाइट की, बात समझ में आ रही है, दोनों की शून्य होगी, बाकी कुछ की पॉजिटिव होगी, कुछ की नेगेटिव होगी, है ना। सारे पदार्थ यहां पर अपन ने ले लिए पूरी केमिस्ट्री के। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ेंगे। 2 और हैं, बहुत ध्यान से देखना, या कंफ्यूजन भी है, बहुत ध्यान से देखना बेटा। ठीक है, मैं लिख रहा हूं यहां पर क्लोरीन। क्लोरीन कौन सी अवस्था में बनेगा, जब गैसीय अवस्था में बनेगा, राइट। और आपका दूसरा वाला कौन सा हो गया भैया, हाइड्रोजन जब गैसीय अवस्था में बनेगा तो वहां पर भी इसके लिए शून्य है। तो ब्रोमीन हो गया आपका, क्लोरीन हो गया, H2 हो गया, और कौन सा देखा था अपन लोगों ने, और देखा था ग्रेफाइट देखा था। बात समझ में आ गई। इन सब के लिए विरचन की एंथैल्पी जो है वो शून्य है, मतलब ये माना जाता है कि एंथैल्पी में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। बाकी सबके लिए जो विरचन की एंथैल्पी होगी या तो पॉजिटिव होगी या फिर कैसी होगी, नेगेटिव होगी, अपन ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, एक और प्रकार की एंथैल्पी के बारे में बात करते हैं। हम कह रहे हैं भाई मानक दहन एंथैल्पी। अब ये जो आपका दहन होता है इसको अपन बोलते हैं कंबशन। और जैसा कि मैंने आपसे बताया कि शब्द भले ही हिंदी के हो, पर नीचे आप जो प्रक्रिया की बात करेंगे, रिएक्शन की बात करेंगे, उसको आपको इंग्लिश में लेना है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात। तो मैं कह रहा हूं भैया ये है मानक दहन एंथैल्पी। क्या है, मानक दहन एंथैल्पी है। मतलब ये कि जब भी आप किसी चीज को जलाओगे, किसी भी ईंधन को आप जलाओगे, उस समय पर एंथैल्पी में जो परिवर्तन हो रहा है उसको आप क्या बोलोगे, मानक दहन एंथैल्पी बोलोगे। उदाहरण लेते हैं, बहुत शानदार वाली बात, नोट कर लो। चलो ठीक,
अब हम कह रहे हैं भाई हमारे पास खाना पकाने वाली गैस है, सिलेंडर में कौन सी भरी हुई है, ब्यूटेन भरी हुई है। इस ब्यूटेन को हम ऑक्सीजन के साथ क्या करेंगे, रिएक्ट करवाएंगे, तो अपने को क्या मिलेगा। तो भैया आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अब ब्यूटेन थी, इसके हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराई, हमको कार्बन डाइऑक्साइड मिला, जल मिला, और देखो इतनी एनर्जी जो है ना वो बाहर निकल रही है। इतनी एनर्जी जो है वो कैसे निकल रही है, तो भैया बाहर निकल रही है। बहुत शानदार वाली बात। इसी प्रकार से जब आप ग्लूकोज का दहन करते हो, ग्लूकोज का दहन या ऑक्सीकरण कहां पर होता है, तो हमारे शरीर की अलग अलग कोशिकाओं के अंदर, जिससे हमें मिलती है ऊष्मा। बहुत ध्यान से देखिएगा, तो उस समय पर भी इतनी एनर्जी जो है वो बाहर निकल रही है। तो हम कहेंगे प्रोसेस कौन सी हो रही है, भाई दहन हो रही है, इसलिए नीचे सी लिखा हुआ है। बात समझ में आई, भाई प्रोसेस हो रही है आपके दहन, इसलिए नीचे लिखा हुआ है सी। और आगे देखो, देखो इतनी एनर्जी जो है वो बाहर निकल रही है। 1 मोल ग्लूकोज का यदि आप क्या करवाते हो, 1 मोल ग्लूकोज का, 1 मोल ग्लूकोज का यदि आप दहन करवाते हो तो इतनी एनर्जी बाहर निकल रही है। ऑन द सेम वे 1 मोल ब्यूटेन का यदि आप करवाते हो, तो ये जो यहां पर मात्रा दी हुई है 2658 किलो जूल प्रति मोल, इतनी ऊर्जा बाहर निकल रही है। क्लियर, बोलिए यस सर, दैट्स ऑल। बढ़ेंगे आगे, आ जाओ, नोट करो। इसी तरीके से हमारे शरीर में ये जो भी ऊर्जा हमें मिलती है, किससे मिलती है भाई, दहन के कारण ही मिलती है। पर यहां दहन का मतलब ये नहीं कि कोशिकाओं के अंदर आग लग गई, इसका मतलब है ऊष्मा का बाहर निकलना। और किस रूप में स्टोर हो जाती है, तो भैया एटीपी के रूप में स्टोर हो जाती है। 38 एटीपी के आसपास जो है क्या निकलती है, तो ऊर्जा निकलती है। ठीक है, इसको अपन ने कहां पढ़ा था, तो कक्षा 10वीं में श्वसन वाले अध्याय में हमने इन सारे कॉन्सेप्ट्स को बढ़िया से पढ़ा था। ठीक है जी, बोलिए यस सर, यस सर, यस सर। इसके बाद हम बात करेंगे कणन एंथैल्पी की। एलपी नहीं, एंथैल्पी, 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 एंथैल्पी। बात समझ में आई। तो इसके बाद हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, तो भाई कणन एंथैल्पी की। भाई कण कैसे बनेगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। तो मैंने कहा कि देखो किसी भी परमाणु को आप जब प्राप्त करते हो कहीं से, तो उसको आप बोलते हो कणन एंथैल्पी। बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत सिंपल सी चीज। किसी भी पदार्थ के 1 मोल उपस्थित आवंतों को जब हम पूरी तरीके से तोड़ देते हैं और उसको किसमें परिवर्तित करते हैं, सबसे छोटे कण यानी कि परमाणुओं में जब हम परिवर्तित करते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कणन एंथैल्पी परिवर्तन बोलते हैं। बात समझ में आ गई, आपने कहा हाँ जी सर। तो बहुत ध्यान से देखेंगे, तो जितने ऊपर, ये देखो ऊपर एक रिएक्शन लिखी ना, H2 gives what 2H, इतना। तो यहां पर भाई हाइड्रोजन के दोनों आपके जो परमाणु है उनके बीच में क्या चल रहा है, उनके बीच में आकर्षण बल है। यदि आप तोड़ना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो ऊर्जा देनी पड़ेगी। तो भाई सीधी सी बात, कि आप यदि H2 को गैसीय अवस्था में जो है उसको यदि आप 2H बनाना चाहते हो मुक्त अवस्था में, गैसीय अवस्था का मतलब क्या होता है भाई, मुक्त अवस्था होता है। तो ये जो कणन लिखा हुआ है ना, कणन, 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 बात समझ में, इसी को हम बोलते हैं एटोमाइजेशन। बात समझ में आ गई, इसी को हम क्या बोलते हैं, एटोमाइजेशन बोलते हैं। मतलब परमाणु में परिवर्तित करना, परमाणु में क्या करना, तो भाई परिवर्तित करना। क्या करना, तो भैया परमाणु में इसको परिवर्तित करना। बढ़िया से इतना नोट करो, आगे बढ़ेंगे। बहुत सिंपल सी चीज है, ठीक है। चलो, आपने कहा सर ये तो बहुत तगड़ा वाली बात है, बहुत तगड़ी वाली बात है, परमाणु में क्या करना, तो भैया परिवर्तित करना। बात समझ में आई। अब इसको परिवर्तित आप कहीं से भी कर सकते हो, किसी अणु से भी कर सकते हो और किसी बहुत बड़े अणु से भी कर सकते हो। राइट, बहुत सिंपल सी बात, ठीक है। चलो, तो इतना आप नोट करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। मजेदार ये बात है, आ जाइए कुछ और उदाहरण लेते हैं हम इसके, है ना। देखो देखो इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी जब H2 में से आप दोनों हाइड्रोजन को बाहर निकालोगे, ठीक है। एक और उदाहरण हम लेते हैं। हमारे पास भैया मीथेन दिया हुआ है। आपने कहा सर हमारे पास पता है क्या दिया हुआ है, मीथेन दिया हुआ है, CH4 दिया है। अब इसके अंदर 1 कार्बन है और आपके पास 4 हाइड्रोजन जो है उसके परमाणु दिए गए हैं। तो यदि आप उसको तोड़ना चाहते हो, बहुत ध्यान से देखिएगा, तो आपको इतनी मात्रा में ऊष्मा या फिर जो ऊर्जा है वो आपको देनी पड़ेगी। और इसे आपको क्या कहना पड़ेगा भैया, कणन की एंथैल्पी या एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। और जैसे में ये नीचे वाला जो एग्जांपल है ये बहुत ध्यान से देखिएगा। देखो बेटा, आपका जो परमाणु है वो मुक्त अवस्था में आना चाहिए। गैसीय अवस्था का मतलब क्या होता है भाई, मुक्त अवस्था ही होता है। मुक्त क्या होता है, तो अवस्था होता है। अवस्था कैसी होनी चाहिए, एकदम फ्री होनी चाहिए, राइट। अब ध्यान से देखो, सोडियम जो है वो ठोस अवस्था में पाया जा रहा है। अब सोडियम को मैं ठोस अवस्था से
बात समझ में आई। अब मैं कह रहा हूं भाई सोडियम जो है वो ठोस अवस्था में पाया जा रहा है और मुझे जो है उसका कण चाहिए, और कण किस अवस्था में होगा? मुक्त अवस्था में। मुक्त अवस्था बोले तो गैसीय अवस्था। तो यहां पर आपकी जो कण एंथैल्पी है वो हो जाएगी 108.4 किलो जूल पर मोल। पर आप बोलोगे कि सर ये सॉलिड से गैस भी तो बन रहा है, मतलब ये कि भैया ये ठोस से गैसीय अवस्था में भी आ रहा है, मतलब यहां प्रावस्था में भी परिवर्तन हो रहा है, इसीलिए हम इसे ऊर्ध्वपातन एंथैल्पी भी बोल सकते हैं कणन एंथैल्पी के साथ साथ। तो एक बात यहां पर क्लियर हो गई कि एक प्रकार की जो एंथैल्पी है उसका कोई दूसरा नाम भी हो सकता है। परेशान नहीं होना है, ये दोनों एक ही है। तो जितनी चीजें यहां पर लिख रहा हूं उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक? चलो पक्का? यस सर, यस सर, यस सर। हम बढ़ेंगे आगे, हम बात करेंगे विलियन एंथैल्पी की। अब सवाल पैदा होता है कि भाई सर विलियन एंथैल्पी क्या है? तो भैया इस विलियन को हमने कक्षा 9वीं में पढ़ा था, जब हमने ये जाना था कि सॉल्वेंट यानी कि विलायक और सोल्यूट यानी कि विलेय जब आपस में मिलते हैं तो निर्माण किसका होता है? विलियन का निर्माण होता है। और जब कभी भी विलियन का निर्माण होता है उस समय पर आपको जो भी एंथैल्पी मिलती है या उसमें परिवर्तन मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं? विलियन बनने में एंथैल्पी होना। और विलियन को अपन इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो इधर लिख देते हैं विलयन। तो विलियन क्या होगा? तो ये हो जाएगा सॉल्यूशन। क्या हो जाएगा बच्चों? तो ये हो जाएगा बेटा सॉल्यूशन। ठीक है, चलो। तो किसी पदार्थ की विलियन एंथैल्पी वह एंथैल्पी परिवर्तन है जो इसके एक मोल को, बात समझ में आई? किसी पदार्थ की विलियन एंथैल्पी वह एंथैल्पी परिवर्तन है जो इसके एक मोल को विलायक की निर्दिष्ट मात्रा में घोलने पर होती है। तो उदाहरण लेंगे ना अपन, बढ़िया वाला। मैंने कहा आपके पास एक आयनिक यौगिक है, आपने कहा सर आयनिक यौगिक है, NaCl की बात हो रही है, बहुत बढ़िया, फेवरेट आयनिक यौगिक है। तो यदि मैं NaCl को लेता हूं, बात समझ में आ रही है, उसको यदि मैं जल में घोलता हूं तो भाई सीधी सी बात है कि वो NaCl का जलीय विलयन तो बनेगा, पर इस समय जो भी एंथैल्पी में परिवर्तन होगा इसको हम क्या बोलेंगे? विलयन की एंथैल्पी बोलेंगे। उदाहरण लेते हैं, दिमाग में सेट करते हैं, बढ़ते हैं आगे। आ जाओ, इसको मिटा दो यहां से। हाँ जी सर, चलो आ जाओ। ठीक है, चलिए। तो क्या करेंगे इसके लिए? हम इसके लिए एक जादू देखेंगे। आ जाओ, है ना, इसको तो मिटा ही देते भैया यहां से। ठीक है, अब बहुत ध्यान से देखना, विलियन एंथैल्पी के अंदर दो चीजें और छिपी होती है, दोनों को अपन बना लेते हैं। ठीक है, अच्छा, ये जो दिख रहा है ना, इसको अपन थोड़ा पीछे करते हैं। ठीक है, विलियन का मतलब होता है कि भाई जो NaCl है वो कौन सी अवस्था में? ठोस अवस्था में है। जब हम इसको क्या बनाएंगे? विलियन बनाएंगे। बोलो यस सर। तो जब आप इसको विलियन बनाओगे तो ये Na+, अच्छा कौन सा विलियन बना रहे? जलीय विलियन बना रहे। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, यहां पर Na+ होगा और जलीय विलियन के लिए हम क्या लिखते हैं भैया? एक्वस लिखते हैं। Na+ होगा तो Cl- भी होगा, Cl- के लिए भी हम क्या लिखेंगे? आप इसको एक्वस लिखेंगे। बात समझ पाई? तो बहुत ध्यान से देखेंगे बेटा, ठोस अवस्था का आपका आयनिक यौगिक जो है, रूम टेम्परेचर में आपका जो भी यौगिक है, जब आप उसका विलियन बना रहे हो तो एक्वस आपको मिलना ही चाहिए। आप सिर्फ Na+ और Cl- लिख दोगे, खेल जो है वो पूरा नहीं होगा, बिगड़ जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो ये जो स्टेप आप यहां पर देख रहे हो ना, ये विलियन बन रहा है सर। तो विलियन कब बनेगा? ये ठोस होना चाहिए और ये आपके जिस भी माध्यम में है, जैसे जल में है तो ये यहां पर एक्वस ही लिखा होना चाहिए। बात समझ में आई? तो अब ये स्टेप जो है वो कितने पार्ट्स में होती है? तो आप बोलोगे सर 2 पार्ट्स में होती है। कौन सी? तो पहली स्टेप ध्यान से देखेंगे बेटा, NaCl जो है वो आपका परिवर्तित किस में हो रहा है? Na+ गैसीय में हो रहा है और Cl- गैसीय में हो रहा है। अब बोलोगे सर गैसीय में हो रहा है, इसका मतलब मुक्त अवस्था में हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? बहुत ध्यान से देखना। तो इसको हम बोलेंगे, देखो अपना कंफ्यूज नहीं होना, एक अजीब सा शब्द बोलने जा रहा हूं। देखो, सोडियम क्लोराइड जो है ना, वो कैसा है आपका? एक प्रकार का लेटिस में पाया जाने वाला जालक आपका जो है यौगिक है। बात समझ में आई? आयनिक आपका यौगिक है। और सोडियम क्लोराइड जिस तरीके से पाया जाता है उसको अपन बोलते हैं लेटिस, जालक, जाल के रूप में आपका जो है, जाल जैसा दिखने वाले के रूप में आपका जो NaCl है, उसके अणु या आप ये कह लो कि कण जो है वो आपस में कैसे होते हैं भाई? कनेक्टेड होते हैं। बात समझ में? तो जब आप इसको देखो, ये जो स्टेप है ये कितने पार्ट्स में होती है? 2 पार्ट्स में होती है। बहुत ध्यान से देखना। NaCl आपने लिया, यस सर, कौन से स्टेट में है? तो भाई यहां पर आपको एक ऊर्जा देनी पड़ेगी। वो जो ऊर्जा होगी वो कौन सी होगी? जालक ऊर्जा होगी। जालक ऊर्जा क्या होती है? किसी आयनिक यौगिक को
उस आयनिक यौगिक की ठोस अवस्था से उसके आयनों में परिवर्तित करने के लिए, आयन कैसे, तो मुक्त अवस्था में परिवर्तन करने के लिए जो भी ऊर्जा देते हो उसको आप जालक ऊर्जा कहते हो। तो जहां पर लिखा हुआ है जालक, इसी जालक को अपन क्या कहते हैं, लैटिस। इसे जालक को हम क्या बोलेंगे, तो भाई लैटिस बोलेंगे। मस्त वाली बात है। तो यहां पर अपने को जो है वो लिख देना है लैटिस, यहां पर जो है अपने को लिख देना है क्या, लैटिस। क्लियर, यहां पर अपने को H लिख देना है, खत्म बात। तो अभी आपके जो Na+ और Cl- है वो मुक्त अवस्था में है, अभी जल के साथ उन्होंने रिएक्शन नहीं किए, वो अलग अलग हुए। अब यदि आप ध्यान से देखेंगे तो अब हम करेंगे यहां पर डेल हाइड्रेट H। तो आपको शब्दों में परेशान नहीं होना है। लैटिस का मतलब ठोस से आयन बनना, हाइड्रेट का मतलब जब आयन किसके साथ कनेक्ट हो जाते हैं, भाई जल के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। बात समझ में आ रही है, जब ये जल में मिल जाते हैं तो ना कई बार ना हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को ना पता है थोड़ा अजीब क्यों लगता है, क्योंकि अपन पढ़ हिंदी में रहे, पर वो जो नीचे लिखा रहता है वो इंग्लिश में लिखा रहता है। तो मुझे नहीं लगता कि परेशान होना है, अपना तो रिवीजन हो रहा है। चलो, तो HYD का मतलब हैदराबाद नहीं है, यहां पे हाइड्रेशन है। जल में मिलना जो है उसको क्या कहते हैं भैया, हाइड्रेशन। जब जल में मिलेगा तो भाई जो यहां पर आपका गैस था वहां पर आपका एक्वस आ जाएगा, जहां पर आपका गैस था ना बबुआ वहां पर आपका एक्वस आ जाएगा। बात समझ में आई। तो अब ये वाली रिएक्शन देखो, अंदर की बात तो ये है। तो विलियन में क्या होता है, देखो 3 अलग अलग प्रकार की यहां पर अपन ने एंथैल्पी ऑलरेडी पढ़ ली। कौन सी? विलियन में ठोस से सीधे ही अवस्था मिलेगी, तो इसको हम बोलेंगे क्या, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। बात समझ में आई। पर यदि हम इसको 2 भाग में करते हैं, भाई कभी कभी कुछ एक चीजें हम एक पार्ट में कर लेते हैं, कभी कभी कुछ एक चीजें हम अलग अलग पार्ट्स में करते हैं। बात समझ में आ रही है, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। यदि ये सीधे सॉलिड से विलियन बनाता है तो ये इस अवस्था में पहुंच जाएगा। इस समय पर जो एंथैल्पी में परिवर्तन होगा ना वो डेल SOL होगा। अब फिर से वही बात हो गई, ये सबको अपने यहां पर स्टैंडर्ड में लगा देते हैं। बात समझ में। तो ये सॉल का मतलब क्या है, विलियन है, यानी कि सॉल्यूशन है। तो ये एक स्टेप में था, पर आप नीचे देखोगे तो बोलोगे सर यहां तो कितने स्टेप में हो रहा है, 2 स्टेप्स में हो रहा है। पहला कौन सा, जालक को तोड़ रहे हैं इसलिए लैटिस ऊर्जा दे रहे हैं। दूसरा ये कि यहां पर हाइड्रेशन एनर्जी जो है वो निकलेगी या देनी पड़ेगी आपको Na+Cl- का जो गैसीय विलयन था, गैसीय अवस्था थी, उसको एक्वस यानी कि जलीय अवस्था में परिवर्तित करने के लिए। बात समझ में आई। तो बड़े ध्यान से देखिएगा कि भैया देखो सिर्फ ये तो आप निकाल नहीं पाओगे ना, पर इन दोनों को आप आसानी से निकाल सकते हो। तो आपको यदि विलियन की निकालनी है, आपको यदि विलियन की एंथैल्पी निकालनी है, सॉल्यूशन की एंथैल्पी यदि आपको निकालनी है, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा भैया, आपको लैटिस यानी कि जालक एंथैल्पी और हाइड्रेशन यानी कि जलीय विलयन बनने की एंथैल्पी जो है उसको आपस में जोड़ना पड़ेगा। बात समझ में आ गई, खत्म किया, नोट किया जाए। और इसी को लेकर एक डायग्राम है जो आपकी किताब में भी दिया हुआ है और आपने कई बार देखा होगा, वो यहां पर बना हुआ है कि सर या तो हम डायरेक्ट एक स्टेप में, विच इज नॉट पॉसिबल, तो पहले हम AB जो भी हमारा रहेगा उसको आयन के रूप में तोड़ेंगे, उसके लिए हमें लैटिस ऊर्जा देनी पड़ेगी। फिर इस आयन का हाइड्रेशन होगा, हाइड्रेशन होने का मतलब क्या होगा कि भैया +H2O। बात समझ में आई। फिर जब इसका हाइड्रेशन होगा तब जाकर हमें ये चीज मिलेगी। तो सीधे जाओगे तो सॉल्यूशन, और 2 रास्ते से जाओगे तो पहले लैटिस फिर हाइड्रेशन। तो मैं क्या कह रहा हूं, प्रोसेस बड़ी सिंपल है, शब्द परेशान कर सकते हैं, पर हमने भी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस की है, हम बिल्कुल भी परेशान होने वाले नहीं है। वो लिख लो भैया, पक्का 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 पक्का, ठीक है। चलो एक और बढ़िया वाली बात बताते हैं आप सभी लोगों को, आइए। तो अधिकांश आयनिक यौगिकों के लिए जो आपकी सॉल्यूशन यानी कि विलयन की जो एंथैल्पी होती है वो धनात्मक होती है। इसका मतलब ये कि हमें जो है उसमें क्या देनी पड़ती होगी, ऊष्मा देनी पड़ती होगी, ठीक है। इसीलिए अधिकांश यौगिकों की जल में विलेयता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है, क्योंकि जितना आप तापमान बढ़ाएंगे उतनी विलेयता जो है वो बढ़ जाएगी। यदि जालक एंथैल्पी बहुत ज्यादा है तो यौगिक का विलयन नहीं बनता। यदि जालक एंथैल्पी बहुत ज्यादा है, मतलब आप कह रहे हो कि सर आपके पास एक AB यौगिक है, ठीक है, इसको आप आयन बनाओगे ना, A+ बनाया आपने कौन सी स्टेट में, तो भैया फ्री स्टेट में, और आप इसको B- बना रहे हो कैसी, तो अब ये भयंकर तरीके से आपस में टूटे हुए हैं, कनेक्टेड है।
बात समझ में आ रही है, जुड़े हुए हैं। तो ये जो डेल लेटिस होगी ये कैसी होगी, भयंकर ज्यादा होगी। तो ये कैसी हो जाएगी बच्चों, तो ये भयंकर ज्यादा हो जाएगी। इसका मतलब आप इसको तोड़ ही नहीं सकते। जब आप इसको नहीं तोड़ सकते तो इसका विलियन ही नहीं बन सकता, क्योंकि आप यदि विलियन बनाना चाहोगे तो उसके लिए आपको जो है पहले तोड़ना पड़ेगा, फिर हाइड्रेशन कराना पड़ेगा, जैसा भी अपन ने देखा। ठीक है, चलो पक्का क्लियर है बात। चलो एक जल्दी से क्विक रिवीजन करवाते हैं। ठीक है, आज जो अपने को पढ़ना था वो अपन पूरा निपटा चुके हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा बेटा, है ना। चलो देखो, मस्त वाली बात, अरे मस्त ही वाली बात। ठीक है यार, ये वाले में मजा नहीं आया यार। ठीक है, चलो यहां पर मैंने लिखा एंथैल्पी में परिवर्तन। एंथैल्पी में परिवर्तन, कि जब भी कोई चीज होगी तो एंथैल्पी में क्या होगा भाई, परिवर्तन होगा। और ये जो एंथैल्पी में परिवर्तन है ये अलग अलग तरीके से हो सकता है। कौन से तरीके हैं बबुआ। ठीक है, मैं लिख रहा हूं, देख जल्दी जल्दी मेरे को बताते जाना। मैं लिख रहा हूं भाई डेल आर एच, लिखो लिखो जल्दी जल्दी लिखो, जल्दी 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 जल्दी। फिर मैंने यहां पर लिखा डेल एस ओ एल एच, फिर मैंने यहां पर लिखा डेल वेप एच। सब हम मानक अवस्था में ले रहे हैं तो अपन ने यहां पर ऊपर लिख दिया। फिर मैंने लिखा डेल लैटिस एच, फिर मैंने यहां पर लिखा चलो एक ऐसा डेल सी एच, एक और यहां पर हमने लिखा डेल वेप हो गया, क्या वेप हो गया, एफ यू एस एच। फिर एक और लिखा डेल, कौन सा बच गया, हाँ जी ए एच। और कहीं जगह बच रही है, ये लो यहां पर भी एक लिख देते हैं। ठीक है, और लिखा डेल आई एच नॉट। बात समझ में आ गई। अब इन सब का मतलब क्या है बस उसको अपन लिख देते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा, पूरा आपका आज की क्लास का क्या हो जाएगा, तगड़ा वाला रिवीजन हो जाएगा। अगली वाली क्लास में गर्दा उड़ाएंगे। चलो आ जाओ। ठीक, तो भैया ये है दहन। ये क्या है, जब भी दहन होगा तब आपको ऐसा देखने मिलेगा बबुआ। एक और बचा है यार, उसको भी लिख देते हैं। एक और बचा है, उसके साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए, है ना। तो कहां लिखेंगे, यहां पर लिख देते हैं कि भैया डेल एच वाई डी एच प्लस एच, या छुटका वाला लिख देते हैं एच। बात समझ में आई, खत्म बात। आ जाओ, दहन और इंग्लिश में क्या होगा, तो भाई कंबशन। इंग्लिश में क्या होगा, कंबशन, इसलिए आपने लिखा है सी। लेटिस मतलब कि जालक तोड़ना। जालक क्या है, तो इस यौगिक का ये जो संरचना होती है, किसी भी यौगिक की जो संरचना होती है उसको अपन क्या बोलते हैं भाई, जालक बोलते हैं। बहुत शानदार वाली बात। ये क्या है, तो भैया वाष्पन है। वाष्पन है। ये क्या है, तो जल में घुलनशीलता है। कोई भी चीज जल में यदि घुल रही है, मिल रही है, तो उसको हाइड्रेशन बोला जाता है, जल में घुलना। बात समझ में आई, बोले यस सर। ये क्या है, तो विलयन बनना। विलयन बनना, बहुत शानदार वाली बात। चलो भैया और आगे बढ़ेंगे। ये क्या है, तो ये सामान्य तरीका है अभिक्रिया होना। सारी पढ़ाया आज मैंने आप लोगों को, राइट। ये क्या है, फ्यूजन है, मतलब कि गलन होना, किसी चीज का गलना। बात समझ में। इधर वाला क्या है, तो भैया कण यानी कि परमाणु बनना। परमाणु बनना, ठीक है। कण यानी कि क्या बनना, तो भैया परमाणु बनना। बहुत मस्त वाली बात। और यदि हम लास्ट वाली बात करेंगे, क्लियर है कहानी, बोलो यस सर। यदि हम लास्ट वाली बात करेंगे तो भैया ये क्या है, तो देखो आई लिखा है, इसका मतलब आयनीकरण होना। अरे बाबा, इसको अपन पहले से ही देख चुके हैं, आयनीकरण होना। खत्म बात, सारे नोट कर लो। और कोई आएगी तो वो भी देख लेंगे अपन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगली क्लास में अपने को भयंकर प्रैक्टिस करनी है, हेज लॉ पढ़ना है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अलग अलग अभिक्रियाओं को हम अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए परेशान होने वाली बात नहीं है। मैंने सबके जो उदाहरण है वो आपकी खोपड़ी के अंदर बहुत बढ़िया तरीके से सेट कर दिए हैं, और इस तरीके से अलग अलग प्रकार की एंथैल्पी को अपने दिमाग के अंदर अपन फिट कर चुके हैं।
अगली क्लास में हम बात करेंगे हैश के नियम के बारे में, और ये आपको मिलेगा आपके अपने फेवरेट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे, जिसे आप कहते हो मैग्नेट ब्रेन्स फॉर इंग्लिश मीडियम, जिसके लिए यहां पर मेन्यू दिया हुआ है, एंड मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स। साथ साथ में आपको बुक्स और ई बुक्स भी अवेलेबल है, जिसकी जो लिंक है बबुआ वो नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है। बात समझ में आ गई? स्टूडेंट्स बढ़िया से पढ़ना है, टॉपिक नया है, बहुत सिंपल है, बहुत हलवा टॉपिक है। और यदि कहीं पर कोई डाउट आता है तो भैया सीधे कमेंट बॉक्स में जाकर उसको पूछना है, निपटा देंगे, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। मिलने वाले हैं अगली क्लास में, बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम के साथ। थैंक यू सो मच, जय हिंद।